ये मत सोचिए कि इसको समराइज वे में पढ़ने वाले, नहीं, ये पूरी तरीके से जानकारी जो आपको मिल सकती है ना, जो आपको मैं दे सकता हूं, वो सारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो आज का जो टॉपिक है, आज अपन चीजों से थोड़ा हटके बात करने वाले हैं, और वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? नाम में क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन और कार्बन। मतलब कहीं ना कहीं जो कंपाउंड्स होंगे वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर होंगे, या फिर इनके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। मेनली हम यहां पर रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? रिएक्शंस की। मतलब मैं आज आपको यह बताऊंगा कि कोई रिएक्शन एक्चुअल में क्यों होती है, अगर वो रिएक्शन हो रही है तो उसकी क्या कंडीशंस है, अगर वो रिएक्शन होने में कौन से बॉन्ड टूटते हैं, क्यों टूटते हैं, क्यों उसमें पॉजिटिव बनता है, क्यों उसमें रेडिकल बनता है, मतलब ये सारी की सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। मतलब हर एक पॉइंट पे बहुत डीप डिस्कशन करने वाले हैं हम। ये समझ लीजिए कि ये संजीवनी लेक्चर है भले ही 11th का, लेकिन इसका बेनिफिट आप सभी लोग उठा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं रिएक्शन हम पढ़ते तो हैं, हमारे माइंड में एक मेंटालिटी होती है कि रिएक्शन बहुत रटना पड़ रहा है, बहुत याद रखना पड़ रहा है। भाई रिएक्शन की बेसिक तो जानो। एक बार रिएक्शन की बेसिक जान गए ना आप, रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी आपको, रिएक्शन बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आज आपको यहां पर टाइप ऑफ रिएक्शंस पूरी बताऊंगा। टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होता है भाई? टाइप ऑफ रिएक्शन में मैं आपको जनरल बातें बताऊंगा कि अगर ये टाइप ऑफ रिएक्शन है तो एक्चुअल में इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। रिएक्टिविटी के बिहाफ पे क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने खुद ड्रॉ किए, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ओवरऑल बात बता दूं मैं आपको, आपकी रिएक्शन तगड़ी होने वाली है। अगर आप ये लेक्चर बहुत डेडिकेट होकर देखेंगे तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे बेटा। चलिए, आज का गोल क्या है जरा स्टार्ट करते हैं। आज का गोल है अपना, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन पार्ट, कि एक्चुअल में रिएक्शन में क्या इंट्रोडक्शन होता है, कैसे बॉन्ड टूटते हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं बॉन्ड टूटने या फॉर्म होने की, वो बात हम करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर होते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज, ठीक है, वो सारी बातें करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ इंटरमीडिएट्स की, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, और उनसे रिलेटेड कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, इन जैसी चीजों को पूरी तरीके से समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट में है टाइप ऑफ रिएक्शन, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। समराइज वे में नहीं पढ़ने वाले इसको हम। ये मत सोचिए कि इसको समराइज वे में पढ़ने वाले, नहीं, ये पूरी तरीके से जानकारी जो आपको मिल सकती है ना, जो आपको मैं दे सकता हूं, वो सारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन क्या है भाई? रिएक्शन को किसी ने होते हुए नहीं देखा। रिएक्शन का सिर्फ कुछ पार्ट हमें पता होता है, लेकिन बीच का प्रोसेस नहीं पता होता कि यार ये कैसे बन गया। जैसे हम कोई चीज मिलाते हैं, कोई सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो हमें पता है कि हमने क्या मिलाया है, हमें पता है कि कितना मिलाया है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि एक्चुअल में मिलाने पर उसमें क्या हुआ होगा और कैसे कोई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, हमें नहीं पता। मतलब एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, और उसके बिहाफ पे हमने क्या किए, हमने रूल्स बना दिए। तो जरा देखिएगा कि रिएक्शन क्या होती है। तो भाई रिएक्शन में पहले कुछ और रहा होगा, बाद में कुछ और बना होगा। अरे बाद में कुछ और नहीं बना तो फिर काहे कि रिएक्शन, फिर तो सेम प्रोडक्ट हो गया, फिर तो जो लेकर गए थे वही बन गया। लेकिन अगर कोई चीज चेंज हुई है, मतलब कहीं ना कहीं ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, नए बॉन्ड फॉर्म हुए होंगे, और इस फिनोमिना को क्या बोलोगे? रिएक्शन मैकेनिज्म बोलोगे। ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, फिनोमिना इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। बात समझ में आ रही है? देखिए, जैसे बात करें कि मान लीजिए मेरे पास सर यहां पर ए है और बी है, ये एक बॉन्डेड है, ये एक पुराना बॉन्ड है, ठीक है। इसके साथ मैंने मैच किया एक सी और डी बॉन्ड, ठीक। और मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन की, मैंने कुछ इसमें एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस दी, कुछ सबस्ट्रेट डाला, कुछ रिएजेंट डाला, और हमने क्या किया, इस पुराने बॉन्ड को, जो ओल्ड बॉन्ड है मेरा, उसको मैंने ब्रेक किया। जो भी हमारा ओल्ड बॉन्ड है उसको मैंने क्या किया, ब्रेक किया। अब यार ए और बी ब्रेक होंगे, सी और डी ब्रेक होंगे, तो हो सकता है ए और सी बन जाए, या फिर बी और डी बन जाए। मतलब कहीं ना कहीं ओल्ड बॉन्ड टूट रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं,
और इस फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं? एक रिएक्शंस बोल रहे हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोल रहे हैं? रिएक्शन बोल रहे हैं। मतलब मेरे पास रिएक्शन में मेनली क्या चीज होती है? मेनली मेरे पास कहीं ना कहीं होती है एक रिएक्टेंट जिसे हम लेकर चलते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं यहां पर क्या रखते हैं? रिएजेंट, जिसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होती है, और बीच में जो स्टेप बनता है वही कहीं ना कहीं क्या है? इंटरमीडिएट है। भैया इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ? आप तैयारी कर रहे हो, आपने एडमिशन ले लिया, आपने कॉपी किताब खरीद ली, आप बीच में कितनी पढ़ाई कर रहे हो, यह भी तो एक स्टेप है आपकी जर्नी का। तो ये रिएक्शन की जर्नी का एक स्टेप है कि इंटरमीडिएट मतलब बीच में कोई स्टेप तो बन रहा होगा ना भाई। और फिर फाइनली क्या बन जाता है? फाइनली एक प्रोडक्ट बन जाता है। फाइनली क्या बन जाता है? एक प्रोडक्ट। मतलब ये है जनरल टर्म्स जो हम यूज करने वाले हैं। अब जो जो माइंड में तुम्हारे आ रहा है जरा उसको सोचते हैं। जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है मैं उसको बताता हूं कि माइंड में आ क्या रहा है। आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि सर जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, हम जो ओल्ड बॉन्ड कंपाउंड ले रहे हैं, क्या इस पूरी रिएक्शन में सबसे पहला पार्ट क्या रहा होगा? सबसे पहला पार्ट रहा होगा कहीं ना कहीं बॉन्ड की ब्रेकिंग। भाई जब तक बॉन्ड नहीं ब्रेक होंगे तब तक ये रिएजेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, और जब ये रिएजेंट इन्वॉल्व नहीं होगा तो कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इन्वॉल्व होने के लिए पहले बॉन्ड टूटने होंगे ना। अब तुम सोचो कि अगर कोई बॉन्ड टूट रहे हो तो उसकी कौन कौन सी कंडीशंस अपने को ध्यान रखनी चाहिए? क्या कौन कौन सी कंडीशन? कहीं ना कहीं फेवरेबल कंडीशन भी हो सकती है, कहीं ना कहीं उसके लिए बेकार कंडीशन भी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बॉन्ड टूट रहा है तो बेटा बॉन्ड को तोड़ने में ना बहुत सारी कंडीशंस वर्क करती हैं। बहुत सारी कंडीशन क्या वर्क करती हैं जरा सुनिएगा। जैसे ही मैंने कोई बॉन्ड पे हीट डाल दी तो बॉन्ड वाइब्रेट किया, बॉन्ड वीक हुआ। बॉन्ड वीक हुआ तो एक टाइम बाद बॉन्ड टूट गया। मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं किसी बॉन्ड के टूटने में। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्यों दी? क्योंकि भैया मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने हीट दिया, कोई कंडीशन हुई, बॉन्ड टूट गया। हो सकता है कोई एटम आया हो जुड़ने के लिए, वो जुड़ेगा, बॉन्ड दूसरा टूट जाएगा। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर सकता है क्या होता है क्या नहीं होता। नेचर ऑफ अटैकिंग ग्रुप, नेचर ऑफ एलिमिनेटिंग ग्रुप, जो निकल रहा है उसकी वजह से भी तो हो सकता है कि बॉन्ड टूट कैसे रहे। मतलब जो बेसिक फैक्टर होते हैं, वो बेसिक फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग के? सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले क्या हो सकता है? एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हो सकती है, सही बात है सर। जो हम लेकर चले हैं, जो हम रिएक्टेंट लेकर चले हैं, एक्चुअल में वो कैसा है वो भी तो डिपेंड करेगा उसके टूटने में। मतलब नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की बात कर सकते हैं, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की बात कर सकते हैं। तीसरा नेचर ऑफ अटैकिंग ग्रुप, भैया जो अटैक करने आ रहा है वो कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि बॉन्ड टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे। तो नेचर ऑफ अटैकिंग ग्रुप। अब कोई भी चीज टूट कर निकल रही है तो वो किस फॉर्म में निकल रही है वो भी तो डिपेंड करेगा कि बॉन्ड टूट कैसा रहा होगा। इसका मतलब भैया नेचर ऑफ एलिमिनेटिंग ग्रुप, नेचर ऑफ एलिमिनेटिंग ग्रुप। तो ये सारी की सारी कंडीशन यहां पर क्या होने वाली है? काम देने वाली है। अब बात आती है कि सर चलो ये कंडीशंस तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन जब बॉन्ड टूटते होंगे तो फिर बॉन्ड कितने तरीके से टूटते होंगे ये भी तो डिपेंड करता है। भाई बॉन्ड टूट रहा है तो बॉन्ड टूटने में तो कई सारी चीजें आती हैं सर। बिल्कुल बेटा, कई सारी चीजें आती हैं। जैसे जब कोई बॉन्ड टूटता है ना तो बॉन्ड ब्रेकिंग में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड ब्रेकिंग की खास बात बताऊं ना आपको, तो बॉन्ड ब्रेकिंग में मेनली हम दो टाइप की बात करेंगे। मेनली हम किसकी बात करेंगे? दो टाइप की। सबसे पहला आएगा होमोलिटिक, सबसे पहला आएगा होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। सेकेंड वन इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। जरा इनके कुछ मतलब समझ लीजिए। अगर इनके मतलब समझ में आ गए तो भाई साहब आधी स्टोरी तो यूं ही समझ में आ जाएगी। क्या होता है जरा मतलब देखते हैं। तो भाई साहब ये समझ में आया कि अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है तो क्या कंडीशंस हो रही होंगी, ये समझ में आ गई अपने को कि कंडीशन क्या कर रही होंगी। फिर अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है तो एक्चुअल में वो किस तरीके से टूट रहा है ये भी तो डिपेंड करेगा। अब समझना, जरा इनके वर्ड्स को समझना बेटा। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। अब यहां सेम किसको डिनोट कर रहा है सर? सेम डिनोट करता है बेटा, जैसे मैं कोई ए और बी बॉन्ड लेता हूं, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाकर ही तो बॉन्ड बनेंगे, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाकर ही तो बॉन्ड बनते हैं।
तो सेम का मतलब होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन के टूटने पर, बॉन्ड के टूटने पर इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। होमो वर्ड का मतलब है सेम। लिटिक का मतलब होता है, लिटिक का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना, टू ब्रेक अ बॉन्ड। लिटिक का मतलब होता है टू ब्रेक अ बॉन्ड, मतलब सेम तरीके से बॉन्ड ब्रेक होना। अच्छा, सेम तरीका, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर हेट्रो का मतलब क्या हुआ? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और लिटिक का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक अ बॉन्ड। मतलब अब यहां पर जो ए और बी है ना, वो एक्चुअल में दो इलेक्ट्रॉन लेकर तो मिल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन लेकर ही बन रहे हैं, लेकिन जब वो टूटेंगे अब वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब किसी एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और किसी एक के पास खाली हो जाएगा। अब सोचो, जब चीजें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगी तो भैया क्या वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? भैया इसी को तो तुमने फ्री रेडिकल बोला था, इसी को तुमने क्या बोला था? फ्री रेडिकल। लेकिन जब मेरे पास पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाएंगे तो भैया ए तो खाली हो जाएगा और बी के पास पूरी तरीके से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। मतलब यहां पर क्या बनता है? एक आयनिक स्पीसीज बनती है। क्या बनता है? एक आयनिक स्पीसीज बनती है। तो बताइए मुझे, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या बनता है? रेडिकल बनता है। हेट्रोलिटिक में क्या बनता है? आयनिक स्पीसीज बनती है। यह कहानी है इसकी पूरी। मतलब पहले हमने यह देखा कि अगर कोई बॉन्ड टूट रहा है तो वो कैसे टूट रहा होगा, फिर जब वो बॉन्ड टूट रहा है तो एक्चुअल में क्या वो आयनिक स्पीसीज जनरेट कर रहा है या फिर रेडिकल स्पीसीज जनरेट कर रहा है। इनमें भी क्या होता है, कुछ कंडीशंस जो मैंने आपको बताई ना, वो यही कंडीशन है। सोचो, मैं आपको एक बार सोच के बताता हूं। मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा अटैकिंग ग्रुप है जो एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर कोई अटैकिंग ग्रुप आ रहा है। अच्छा, अटैकिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं पेयर्ड करना चाहता है, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना चाहता है। मतलब कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है वो, तो क्या उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए? जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो बॉन्ड बन पाएगा। अच्छा सोचो, पहले जो बॉन्ड बने होंगे उनके पास तो दो इलेक्ट्रॉन थे, तुम उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, तो फिर दूसरा वाला क्या रेडिकल में ही टूट जाएगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, और एक इलेक्ट्रॉन बचना मतलब फ्री रेडिकल। मतलब सोचो, इसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि अगर वो अटैक करने गया तो एक्चुअल में वो उसे किस तरीके से तोड़ने वाला है। यही पॉइंट था नेचर ऑफ अटैकिंग ग्रुप और नेचर ऑफ एलिमिनेटिंग। मान लो कोई ऐसा है जो टूटना चाहता है, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके टूटना चाहता है, तो भैया जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके टूट गया तो वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव ही तो बनेगा। मतलब क्या इसके नेचर पे ही तो डिपेंड कर रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा या फिर रेडिकल बनेगा। अब यहां कुछ और बढ़िया बढ़िया पॉइंट आते हैं, उनको मैं इन्हीं के पार्ट में समझाऊंगा। तो पहला मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज में सबसे पहला क्या होता है? होमोलिटिक। क्या कहता है? विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेसेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, इक्वल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। मतलब अगर ए और बी टूट रहे हैं और होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग है, मतलब कहीं ना कहीं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है क्या बनना चाहेंगे? ए रेडिकल और बी रेडिकल। अब जरा इसमें दो तीन बातें कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार ए और बी है, मान लो इनमें ईएन का डिफरेंस ना हो, कोई ईएन का डिफरेंस नहीं है। ईएन का डिफरेंस क्या है? कहीं ना कहीं ईएन का डिफरेंस क्या है? 0 है। क्या ये इसकी फेवरेबल कंडीशन होगी या इसके लिए बेकार कंडीशन होगी? सुनना बेटा, मेरे को एक बात बताओ, जब कहीं बॉन्ड को टूटना हो और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन मूव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ईएन का डिफरेंस नहीं है। क्यों? हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, पोलैरिटी होनी चाहिए, तभी तो बॉन्ड मूव, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तभी तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ जाते हैं। मतलब बॉन्ड में पोलैरिटी होगी तभी तो वो पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। और बॉन्ड में अगर पोलैरिटी नहीं हुई तो मेरे भाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंफ्यूज है, किसकी तरफ जाऊं और किसकी तरफ जाऊं, तभी वो अपने को क्या करते हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड कर लेता है। मतलब जो कंडीशन होनी चाहिए, फेवरेबल कंडीशन जो होनी चाहिए, वो फेवरेबल कंडीशन क्या मैं कह सकता हूं कि भैया वहां ईएन का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दूसरी फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं। मैं तुमसे बोलूं कि अगर कोई ऐसा रिएजेंट ले लो, कोई ऐसा रिएजेंट ले लो जो इसी की तरह हो। क्यों भैया? मुझे पता है लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्वेंट कहने का मतलब ईएन का डिफरेंस 0 जहां होता हो, ऐसा बॉन्ड क्या मेरे पास? परऑक्साइड होता है।
इसे बोलते हैं परऑक्साइड। देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ईएन का डिफरेंस क्या है, 0 है। मतलब ये जब ब्रेक होंगे तो किस में ब्रेक होंगे, रेडिकल में। मतलब किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये हेल्प करेगा होमोलिटिक जैसे बॉन्ड ब्रेकिंग को तोड़ने में। मतलब क्यों मैं ये कंडीशन बता रहा हूं, क्योंकि ये कंडीशन हिंट में पूछी जाती है। क्वेश्चन में ऐसे लिख के आएगा कि प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस है, बताओ बॉन्ड कैसे टूटेंगे। अब पता ही नहीं है प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड का क्या मतलब है, तो भाई परऑक्साइड का सिंपल सा मतलब है कि परऑक्साइड में ईएन का डिफरेंस ही नहीं है, और ईएन का डिफरेंस ही नहीं है मतलब कहीं ना कहीं वो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में आएंगे, और जब खुद रेडिकल बनाएंगे तो दूसरे वाले को भी क्या बना देंगे, रेडिकल बना देंगे। खुद अच्छे हैं तो दूसरे वाले को भी कहीं ना कहीं अच्छा बना देते हैं, और खुद बुरे हो तो दूसरा वाला मिलके तुम्हारे साथ बुरा बन जाता है। लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है। तीसरी कंडीशन सुनिएगा। तीसरी कंडीशन ये होती है कि सर मान लीजिए आप ये जो बॉन्ड तोड़ रहे हैं ये तो सिग्मा बॉन्ड है, बिल्कुल सही बात है, सिग्मा बॉन्ड है। यार सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना काफी टफ है, पाई बॉन्ड को तोड़ना इजी है। क्यों? क्योंकि सिग्मा काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए भाई साहब टेम्परेचर हाई चाहिए। इसका मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे एच म्यू, जैसे 300 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशन अगर होगी ना तो भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग की जो नॉलेज है ना, ये पूरी तरीके से समझ में आ गई कि एक्चुअल में होमोलिटिक क्या होता है और होमोलिटिक क्यों होता है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो क्या होने से साथ साथ क्यों होना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है ये भी जानो, और क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें मिलकर एक रिएक्शन को बहुत स्मूथली लेके जाने वाली है बेटा। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला है अपने पास हेट्रो। मैंने आपको क्या बताया, हेट्रो का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल। तो भैया हेट्रो का मतलब ही होता है अनइक्वल। इसका मतलब कैसा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का। अब अनइक्वल है तो क्या बनना चाहिए जरा देख लेते हैं। तो मैंने आपको बोला कि भैया ए और बी है, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बी निकल गया मतलब कहीं ना कहीं ए क्या हो जाएगा, खाली, और बी क्या हो जाएगा, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ। मतलब कौन सी स्पीसीज होगी, आयनिक स्पीसीज होगी। यहां क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे। अब बात आती है कि सर क्या होनी चाहिए फेवरेबल कंडीशन, इनकी बात कर लेते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, जब मैं आपसे फेवरेबल कंडीशन की बात करूंगा तो यार फेवरेबल कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पहले से ही डिसाइड करके बैठे हो कि भैया मुझे तो बी की तरफ ही जाना है। अच्छा पहले से डिसाइड क्यों करेंगे वो, क्योंकि सर पोलैरिटी प्रेजेंट होगी। पोलैरिटी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। मतलब कहीं ना कहीं ईएन में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ईएन में क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं ये, क्योंकि यार देखो क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है 10th में बच्चा है। अब 10th का बच्चा कंफ्यूज है कि यार वो 11th में एक्चुअल में बायो ले या मैथ्स ले। तो उसको समझाना पड़ेगा, उसको काफी नॉलेज देनी पड़ेगी कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, फिर ऐसी नौकरी लगेगी, फिर ऐसा कुछ होगा। मतलब उसको पूरा स्ट्रक्चर बताना पड़ता है। लेकिन जो 12th के पास बच्चा है, 12th पास बच्चा है, वो उसको पता है कि यार ये डिसाइडिंग फैक्टर है, मैं यही करूंगा, और उसको कुछ दिक्कत नहीं, उसको ज्यादा समझाने की दिक्कत नहीं है। यही पार्ट तो है बिना, पूरा 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 यही पार्ट तो है। मैंने होमोलिटिक में क्या बोला, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे किसके पास जाना पड़ रहा है। तो जब डिसाइड नहीं कर पा रहे तो मेहनत ज्यादा लगानी पड़ रही है, हाई टेम्परेचर। और जब ये पहले से ही पोलैरिटी में प्रेजेंट है, पहले से पता है कि भैया बी की ईएन ज्यादा है और ए की ईएन कम है, तो इलेक्ट्रॉन लेस ईएन से मोर ईएन जाएंगे, इसको पहले से पता है, ये पहले से डिसाइड कर चुका है। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बी पर। तो भाई साहब जब पहले से डिसाइड कर ही चुका है तो इसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। इसका मतलब लो टेम्परेचर, इसका मतलब लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की कंडीशन आएगी। क्या यह बात आपको पूरी तरीके से क्लियर होती है कि मैंने यहां पर लो टेम्परेचर क्यों लिया, मैंने यहां पर पोलैरिटी क्यों ली। तो आपको यह होमोलिटिक और यह हेट्रोलिटिक, मेरे ख्याल से आपको यह बॉन्ड ब्रेकिंग पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा बात आती है कि सर जब हम होमोलिटिक कर रहे हैं, हेट्रोलिटिक कर रहे हैं, मतलब पहले आपने क्या सोचा कि रिएक्शन हो रही होगी तो बॉन्ड टूटने होंगे। तो सर बॉन्ड टूट गए, फिर बॉन्ड टूटने में क्या क्या कंडीशन होती है ये सर आपने बता दिया। अब बॉन्ड टूट रहे हैं तो बॉन्ड कितने तरीके से टूट रहे हैं ये बता दिया। अब बॉन्ड टूटने के बाद क्या क्या बनता है, अब ये बात कर लेते हैं। तो बेटा बॉन्ड टूटने के बाद
जो रिएजेंट हम यूज करते हैं, जो वो कन्वर्ट होते हैं किसी चीज में, वो फिर कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। पहली बात समझो, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का सिंपल सा मतलब है कि भैया ई पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये है इलेक्ट्रोफाइल। जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो भाई साहब कहीं ना कहीं वो क्या है? वो खाली है। अब सोच के देखो, कोई खाली चीज को क्या चाहिए कि कोई उसको फुलफिल कर दे, कोई उसे इलेक्ट्रॉन दे दे, तभी तो वो खुश रहेगा, तभी तो वो फुलफिल रहेगा, तभी तो वो स्टेबल रहेगा। तो वो क्या चाहेगा कि भैया मैं खाली हूं, मैं तो चाहता हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन दे दे आके। मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब जाके इनके पास वो पॉजिटिव न्यूट्रल फॉर्म में बन पाएगा। छोटी सी बात है, आराम से समझ में आ जाती है। अब बात आता है कि सर आपने इलेक्ट्रोफाइल पहचानोगे कैसे सर? तो सिंपल है भैया, कोई दुखी आदमी को कैसे पहचानोगे आप? मुंह बना के बैठा होगा। कोई खुश आदमी को कैसे पहचानोगे? मस्त इंजॉय कर रहा होगा, खुश हो रहा होगा, हंस रहा होगा, खेल रहा होगा कि भैया खुश है ये आदमी। वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानोगे? खाली। अब खाली चीज कैसे दिखती है? सबसे पहला पॉइंट ही यही है, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब वो क्या है? वो इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे कोई भी H पॉजिटिव, कोई भी T पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब कहीं ना कहीं क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब कहीं ना कहीं क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोलूं कि भैया ये क्या है एग्जैक्टली? तो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कहीं ना कहीं वो कब क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होता है। फिर एक बात आई कि सर जरूरी थोड़ी है कि मुंह बनाया हुआ लौंडा दुखी हो, जरूरी थोड़ी है वो कुछ सोच रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। कोई खुश हो, जरूरी थोड़ी है कि वो खुश हो, वो ऐसे दिखावटी खुश हो रहा हो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसकी एक बेसिक चीज क्या होगी कि वो अंदर से तो दुखी होगा, अंदर से तो खाली होगा। अब सोचो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, या तो वो दिखा रहा हो कि भैया मैं खाली हूं, खाली हूं, खाली हूं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दिखा ना रहा हो लेकिन तब भी खाली हो, और वो केस आता है बेटा वैकेंट ऑर्बिटल। न्यूट्रल स्पीसीज तो होते हैं, लेकिन इन सबके पास क्या होता है? इन सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, खाली इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैंने आपको वैकेंट ऑर्बिटल की पूरी स्टोरी बताई थी रेजोनेंस के केस में, याद हो। जैसे बोरॉन है, कार्बन है, कहीं ना कहीं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। इनके जस्ट नीचे कौन आता है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो बोरॉन, बी फॉर बोरॉन, बी फॉर बिखारी, इन सब से मिलकर सोचो जो बन रहे होंगे वो सबके सब क्या होंगे? वो सबके वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग होंगे। और जब वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग होंगे तो तुम मुझे बताओ इलेक्ट्रोफाइल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल स्पीसीज भी क्या होती है? इलेक्ट्रोफाइल होती है। देखिए सबके सब आप समझ जाओगे, ये सब हम याद नहीं करना, ये तुरंत पहचान में आ जाएंगे, क्योंकि भैया मुझे ये पता है। तो इनसे बने कंपाउंड भी सब क्या होंगे? वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग होंगे। तो फिर वो क्या होंगे? तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ये बात है, ठीक। चलिए आगे। न्यूट्रल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो क्या मतलब है सर इसका? मल्टीपल बॉन्ड है तो क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? तो बेटा एक बात सुनना, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि कीटोन है मेरे पास, मान लो मेरे पास कीटोन है। अब यार कीटोन में क्या ईएन का डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल ईएन का डिफरेंस है, और ईएन का डिफरेंस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लेस ईएन से, कार्बन से मोर ईएन की तरफ जाएंगे। अब बताओ क्या कार्बन पे कमी आने लगेगी और ऑक्सीजन पे अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो कमी आ रही है, मतलब अब ये कार्बन क्या हो गया भैया? ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। ये कहानी है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग ही इलेक्ट्रोफाइल हो, जरूरी नहीं है कि कोई न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, हो सकता है, क्योंकि उसके पास क्या होंगे? वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग भी क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। कभी कभी क्या होता है, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोफाइल। जनरली हम इनको इलेक्ट्रोफाइल मानते नहीं है बेटा। क्यों नहीं मानते? जरा सुनिएगा। मैं तुमसे बोलूं कि कोई पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग के साथ साथ वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। वो मुंह तो बना रहा है लेकिन वो दुखी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, बहाने कर रहा हो या फिर कुछ एक्टिंग कर रहा हो। सही बात है कि नहीं? तो सोचो तुम यार, अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई पॉजिटिव चार्ज है लेकिन तब भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, बोले सर ये कैसे हो सकता है? पॉजिटिव का मतलब ही खाली होता है।
हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे, हम बात करें सोडियम की। सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो वो सोडियम पॉजिटिव में जाता है, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाने पर तुम सोच के बताओ, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है? क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है? तो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग के बाद भी अब इसको क्या जरूरत है, जब ये खुश हो चुका है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच चुका है। वैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, लेकिन इसके पास 4 बॉन्ड है, तभी तो पॉजिटिव बनते हैं। अब सोच के देखो, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्टेट जब कंप्लीट है तो जरूरत ही क्या है किसी की? इसका मतलब ये सब किस में आते हैं? ये सब के सब वीक इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि आपको जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव देखकर ही इलेक्ट्रोफाइल बोलो। पॉजिटिव कंटेनिंग भी एक वीक इलेक्ट्रोफाइल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल नहीं भी मान सकते हो इसको। वीक का मतलब बिल्कुल बेकार, कहीं यूज नहीं आता इनका। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अपने पास न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल? तो भैया न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि इसके पास होते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या होते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब मेरे भाई उस पर कौन सा चार्ज आएगा? उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन खूब है उसके पास, तो अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं न्यूट्रल करने का काम करेगा किसी को। मतलब जिस पॉजिटिव को तुम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो ना, वो न्यूक्लियोफाइल ही है जो उस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, उस पॉजिटिव को न्यूट्रल करना चाहेगा। ये है खास बात। मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। अब तुम सोचो यार, तुम सोचो कि मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, तो या तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यार लोन पेयर वाले भी तो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर भी तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो मेरे भाई लोन पेयर कंटेनिंग वाले भी तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। इसका मतलब वाटर, अल्कोहल, ईथर, अमोनिया, अमाइन, ये सब के सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो नेगेटिवली चार्ज तो हमें पता ही है, ये तो कोई भी देख के बता देगा भैया कि नेगेटिवली चार्ज है, H नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, CN नेगेटिव, X नेगेटिव, R नेगेटिव, RCO नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, SH नेगेटिव, सब नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है। लेकिन न्यूट्रल वाले भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल हो सकते हैं। अब आती है तीसरी बात कि सर मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग वाले भी न्यूक्लियोफाइल है, ये कैसे? तो बेटा जब एल्कीन बनती है, तो बेटा एल्कीन में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है जो टूट के किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये टूटते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मतलब ये पार्ट कौन सा हुआ? ये पार्ट एक न्यूक्लियोफाइल ही तो हुआ, जिसके पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपने को ये क्लियर हो गया कि सर, अब ध्यान से सुनना, एक बार रिवीजन करते हैं इनका। शुरुआत की थी अपन ने बॉन्ड ब्रेकिंग से। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में समझ में आया कैसे फैक्टर होते हैं। तो भैया नेचर ऑफ अटैकिंग ग्रुप, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की वो कैसा है, नेचर ऑफ एलिमिनेटिंग ग्रुप, या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो समझ में आ गया बॉन्ड टूटते कैसे। फिर है कि बॉन्ड टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, तो पता लगा होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। अच्छा, होमोलिटिक का मतलब क्या होता है? सेम, मतलब कहीं ना कहीं रेडिकल बनेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ईएन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये सब इसकी फेवरेबल कंडीशन थी। इवन हाई टेम्परेचर भूलना नहीं है। हाई टेम्परेचर मतलब सिंपल, वो रेडिकल ही बनाएगा बेटा, वो रेडिकल ही बनाने वाला है। अब बात आई कि यार चलो हेटेरोटिक की बात करें, तो हेटेरो में क्या हुआ? सब कुछ डिफरेंट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। उनको पहले ही डिसाइड था कि वो पॉजिटिव किस पे आने वाला है और नेगेटिव किस पे आने वाला है, मतलब पोलैरिटी होनी चाहिए। हाई टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, वो पहले डिसाइड कर चुके हैं, मुझे क्या जरूरत उनको समझाने की। मतलब क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर होना चाहिए। ये सारी कहानी आती है हेटेरो की। फिर अब जब बॉन्ड टूट गए तो पता लगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? पॉजिटिव का मतलब खाली है, तो जरूरी है कि पॉजिटिव चार्ज वाले ही खाली हो? नहीं, न्यूट्रल भी खाली हो सकते हैं, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होगा। फिर आई बात न्यूक्लियोफाइल की, तो नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए, या उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड हो जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी बेसिक कहानी अपन ने कंप्लीट कर ली। अब आता है इंटरमीडिएट, कि भैया आप कुछ बन रहा है तो कार्बोकटायन बन सकता है, कार्बे एनायन बन सकता है, कार्बीन बन सकता है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हम सीखने वाले हैं, और ये क्या क्या कर सकते हैं ये भी हमें सीखना है। तो सबसे पहला जो पार्ट आने वाला है
वो अपने पास है न्यूक्लियोफिलिसिटी। इससे थोड़ा सा पहले एक टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का सिंपल सा मतलब है अटैक करने की टेंडेंसी। अटैक करने की टेंडेंसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो जैसे हमने पढ़ा था बेसिक स्ट्रेंथ, याद करो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या था। बेसिक स्ट्रेंथ किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, मैं सिर्फ यह देख रहा था कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। यहां जो बात हो रही है ना, यहां बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन दे कितने अच्छे से सकता है, वो भी गिवन रिएक्शन में। क्यों बेटा ऐसे क्यों बेटा, रिएक्शन में क्या चेंज होता है, तो बेटा रिएक्शन में कुछ चीजें आती हैं, जैसे मेजर पार्ट है सॉल्वेंट। मेजर पार्ट है सॉल्वेंट, जरा समझिएगा ये पूरे पार्ट को, क्योंकि ये इन सभी में से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है। जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट हमने दो टाइप के पढ़ने हैं। एक हमने पढ़ना है पोलर प्रोटिक और एक हमने पढ़ना है पोलर एप्रोटिक। क्या होता है पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, समझिएगा जरा बेटा। जब हम बात करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, तो इसमें सिंपल सी एक लाइन आती है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो वो सिंपल क्या होंगे, पोलर प्रोटिक होंगे। जैसे जैसे वाटर, जैसे वाटर, जैसे अमोनिया, जैसे अल्कोहल, इन सब में क्या है, H बॉन्डिंग है। और जब H बॉन्डिंग है मतलब कहीं ना कहीं ये कैसे सॉल्वेंट है, तो पता लगा भैया कैसे हैं, ये सब के सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब बात आई कि यार पोलर एप्रोटिक क्या होते हैं, तो सिंपल सी एक बात है कि भैया पोलर एप्रोटिक का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी। जैसे एग्जांपल एसीटोन, देखिए एसीटोन में पोलैरिटी है नो डाउट, लेकिन H बॉन्डिंग नहीं है। अच्छा H बॉन्डिंग क्या होती है सर, H बॉन्डिंग का सिंपल सा मतलब है कि भैया H का कनेक्शन भी FON से हो और H का अट्रैक्शन भी FON से ही हो, तभी हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां देखिए H का कनेक्शन भी O से है और अट्रैक्शन करेगा तो इसी का एक यूनिट उसे अट्रैक्ट करने लग जाएगा, यही तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही पढ़ते हैं हम, बहुत इजी सा पार्ट होता है। लेकिन एसीटोन में ऐसा कुछ नहीं है। एक आते हैं फेमस है बेटा ये DMSO। DMSO बोलते हैं डाईमेथाइल सल्फर ऑक्साइड, डाईमेथाइल सल्फर ऑक्साइड। कैसा दिखता है, डाईमेथाइल हो गया, सल्फर का ही ऑक्साइड है मतलब S डबल बॉन्ड हो। एक और आता है, इसको बोलते हैं DMF। DMF का फुल फॉर्म होता है डाईमेथाइल फॉर्मामाइड, डाईमेथाइल फॉर्मामाइड। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है बेटा। फॉर्मामाइड का मतलब एक कार्बन का अमाइड, और डाईमेथाइल है तो फिर नाइट्रोजन पे लगा होगा। देखो कोई H है ही नहीं, जब H है ही नहीं इसका मतलब ये सब क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि अब कहानी में चेंज आने वाला है, जरा सुनना। मैं एक स्टोरी बताने वाला हूं, जरा उस स्टोरी को सुनना। वो पूरी की पूरी स्टोरी न्यूक्लियोफिलिसिटी पे ही है। जैसे वो स्टोरी क्या है, वो स्टोरी ये है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी है, ठीक, बहुत बढ़िया बात है। इसको हम रिलेट करते हैं एक रियल एग्जांपल से, तो आपको और अच्छे से फीलिंग आएगी। जैसे मान लीजिए कि सर मेरी लड़ाई हो गई कहीं पे, ठीक, मैं अपने दोस्तों को लेके गया कि भैया मेरी लड़ाई हो गई है, चलना है, मारने चलना है। बोले ठीक है चलो। लड़ाई के दौरान तुम गुस्सा बहुत थे, तुम्हारे सारे दोस्त बहुत गुस्सा थे कि आप मेरे भाई को कैसे छू दिया, अब तो मेरे को जाना है, अब तो मेरे को ऐसी तैसी करके आनी है। लेकिन फुल गुस्से से गए, लेकिन जब सामने वाली पार्टी को देखा तो उसमें सब तो तुम्हारे दोस्त थे, कॉमन दोस्त थे, कॉमन मोहल्ले में दोस्त रहते हैं, कॉमन दोस्त थे। तुम भाई साहब मिलने लगे, और भाई कैसा है, अरे यार ये क्या हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए भाई, सब भाई लोग हैं, अपने सब भाई है, मिलके रहेंगे। मतलब तुम वहां पर समझौता करने लग गए, लड़ाई नहीं होगी। तुम गए थे बहुत गुस्से से, लेकिन तुम डिसॉल्व हो गए अपनी दोस्ती में। और जब अपनी दोस्ती में डिसॉल्व हो गए तो फिर तुम क्या अटैक करोगे, नहीं करोगे, तुम अपनी दोस्ती में डिसॉल्व हो चुके हो। एक है जो फुल गुस्सा है, कोई दोस्त नहीं उसका सामने, कोई सॉलिबिलिटी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तुम गुस्से से गए और गुस्से से मार के चले आए। तो क्या वहां तुमने अटैक किया, बिल्कुल किया। अब जरा इस कहानी को रिलेट करना फुल दिमाग का यूज करके, पढ़ने से नहीं बेटा, दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। जरा ध्यान से सुनना पूरी बातों को। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास, मान लीजिए सर मेरे पास इस तरीके से एक कंपाउंड है, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव।
मैं यहां नेगेटिव की स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं, मैं यहां नेगेटिव की स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सिंपल सा मतलब होता है छोटे साइज पे जितना नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी उतनी ही अच्छी होगी। मतलब छोटा साइज किसका है, इसका। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी हुई अच्छी, एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव एंड आई नेगेटिव। तो सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही क्या होती है, वही बेसिक स्ट्रेंथ होती है सर। ठीक है भाई, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी किसकी अच्छी हुई, बेसिक स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं एफ नेगेटिव की अच्छी हुई, देन सीएल नेगेटिव, देन बीआर नेगेटिव एंड देन आई नेगेटिव। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, कि चलो ये सारी कहानी समझ में आ गई, लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं कि भैया आप अटैक करने जाना है, तो भैया अटैक करने जाना है तो भैया रिएक्शन में कोई सॉल्वेंट भी तो होगा। ऐसे थोड़ी की रिएक्शन हो जाएगी, कोई ना कोई सॉल्वेंट तो जरूर होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम सॉल्वेंट लेते हैं। अब सॉल्वेंट मैंने क्या लिया, जरा ध्यान से सुनना, मैंने लिया एक बार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब पोलर प्रोटिक में क्या प्रेजेंट होता है, एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है, एच बॉन्डिंग। अब एक बात बताओ, जब एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो भाई साहब एच बॉन्डिंग कौन करता है, एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव और आई नेगेटिव में कौन करता है एच बॉन्डिंग, एफ। मतलब अब जब इसके पास सॉल्वेंट में वाटर आएगा ना, तो ये गया तो बहुत गुस्से से था, बहुत गुस्से से गया था कि भैया अटैक कर दूंगा, वहां जाके वो एच बॉन्डिंग करने लग गया। और जब एच बॉन्डिंग करने लग गया तो भैया इसने अपनी कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी में डिसॉल्व हो गया। और जब सॉल्युबिलिटी में डिसॉल्व हो गया तो क्या अब वो कहीं ना कहीं अटैक कर नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो किसी और काम में इन्वॉल्व हो चुका है। और जब किसी और काम में इन्वॉल्व हो चुका है तो तुम मुझे बताओ, क्या ये एफ नेगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कम हो जाएगी। तो क्या समझे, इस पूरी स्टोरी को रिलेट किया क्या तुमने, पूरी स्टोरी रिलेट हो रही है। फुल गुस्से से गए थे लेकिन डिसॉल्व हो गए, और डिसॉल्व हो गए तो पता ही नहीं लगा कि यार क्या करना है। अब तो हिंडर्ड हो गए, अब तो घिर गए वाटर के चारों तरफ से, अब तो नहीं अटैक कर पाऊंगा। मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो फिर क्या होना चाहिए था, आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस एंड एफ माइनस। कब की बात है, जब अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था। अब मान लो यहीं पर मैं पोलर ए प्रोटिक ले लूं। अब आप समझ गए हो बेटा, अब आप मेरे ख्याल से पूरी तरीके से समझ चुके हो, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो पोलर ए प्रोटिक में तो एच बॉन्डिंग होती नहीं है, और एच बॉन्डिंग नहीं होती है तो मेरे भाई अब तो एच बॉन्डिंग है ही नहीं, और एच बॉन्डिंग नहीं है तो एफ इन्वॉल्व नहीं होगा, और एफ इन्वॉल्व नहीं होगा तो अब पूरे के पूरे पावर से धाए से अटैक करेगा। मतलब एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव एंड देन आई नेगेटिव। ये कहानी है कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी की, कब, जब पोलर प्रोटिक हो और दूसरा पोलर ए प्रोटिक हो। अब जरा एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए सर मैंने आपसे कहा नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, फास्फोरस पे नेगेटिव है। अब मुझे पूछा गया न्यूक्लियोफिलिसिटी, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, और मैंने बोला कि भैया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पूछा है मैंने। तो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं छोटे साइज, मतलब एन नेगेटिव देन पी नेगेटिव। लेकिन जब मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेकर गया तो भैया वो एन नेगेटिव तो डिसॉल्व हो जाएगा, और एन नेगेटिव डिसॉल्व हो गया तो अब बताओ क्या वो अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब ऑर्डर क्या आएगा, पी नेगेटिव देन एन नेगेटिव। ये सारी बातें हमें रिएक्शन के दौरान याद आएंगी। अभी जान लिया ना तो रिएक्शन का ये जो क्यों है ना कि सर क्यों किया, ये क्यों के सारे जवाब यहां से मिलेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है कि अगर मान लीजिए सर आपने पोलर ए प्रोटिक लिया होता तो भैया जब पोलर ए प्रोटिक लिया, अब तो आप खुद आंसर बता रहे हो भाई, आप अंदर से अंदर खुद आंसर बता रहे हो कि सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब एन नेगेटिव ही अटैक करेगा, क्योंकि अब तो कोई अट्रैक्शन है ही नहीं, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब सॉल्वेंट का क्या मतलब है, सॉल्वेंट का क्या फैक्टर है, ये अब आप समझ चुके हो। यहीं पर मान लीजिए अगर मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, आपका मन कर रहा है एक और क्वेश्चन का, मैं समझ रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है ओ नेगेटिव और एस नेगेटिव, सेम क्वेश्चन हो गया भाई।
तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होंगे, सेम होंगे, जो कि O नेगेटिव एंड S नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक, तो भाई पोलर प्रोटिक है और एक जगह पोलर एप्रोटिक है, तो मेरे भाई पोलर प्रोटिक में तो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, और जब वो डिसॉल्व हो गया तो क्या वो अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब क्या हुआ, S नेगेटिव देन O नेगेटिव। और इसमें एप्रोटिक में जब कोई बात ही नहीं हुई, जब कोई डिसॉल्व ही नहीं हुआ, तो एक सिंपल सी कहानी क्या आ गई कि भैया यहां तो O नेगेटिव ही बेस्ट होगा एंड देन S नेगेटिव। क्या आपको ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का पूरा मतलब समझ में आया? यही मतलब है न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये कहानी आती है लोन पेयर डोनर पावर ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल टू अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब बस यहीं पर क्या यूज हो जाता है, सॉल्वेंट, कि जब वो अटैक कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं सॉल्वेंट का यूज आएगा, जिस पर हम सारी बातें सीख चुके हैं कि सॉल्वेंट का क्या फर्क पड़ता है, पोलर प्रोटिक कैसे पहचानते हैं, पोलर ए प्रोटिक कैसे पहचानते हैं, मतलब ये सारी बातें अपने को क्या हो चुकी है, अपन को क्लियर हो चुकी है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला देखते हैं। अगला पार्ट जो अपना आता है वो आता है कार्बोकैटायन। यही मैं आपसे कह रहा था इंटरमीडिएट, कि भैया कार्बोकैटायन क्या होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज करते हैं, क्योंकि अगर मैं कार्बोकैटायन पढ़ रहा हूं तो कार्बोकैटायन के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज अपने को होनी चाहिए, पूरी की पूरी नॉलेज। क्या मतलब है, जरा देखें। जब हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की, तो बड़ा कार्बोकैटायन का सिंपल सा मतलब वो कब बन रहा होगा, जब इसके पास 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे। 3 क्या होंगे फिर, बॉन्ड पेयर होंगे। अच्छा 3 बॉन्ड पेयर है, तो बताओ 3 बॉन्ड पेयर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो 3 बॉन्ड पेयर का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब हुआ मेरे भाई कि वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है भाई, ये 3 बॉन्ड पेयर है, कहीं ना कहीं 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो भैया बताओ क्या ये कंप्लीट है या इनकंप्लीट है, इनकंप्लीट ऑक्टेट है। और जब इनकंप्लीट ऑक्टेट है इसका मतलब रिएक्टिव भी होगा। क्यों रिएक्टिव होगा, क्योंकि बेटा ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तुम परेशान हो तभी तो तुम उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, तुम खुश बैठे हो, न्यूट्रल बैठे हो, कोई दिक्कत ही ना है, मतलब तब तुम रिएक्टिव नहीं होगे। तुम परेशान होगे तभी तो तुम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, पेपर आ रहा है भाई परेशान हो गया हूं, आज ही पढ़ डालूंगा सारा का सारा, मतलब ये है, यही यहां चलता है। एक जैसा काम है, बस समझने की देर है बेटा। एक बार दिमाग में लगा के समझ लिया ना, बहुत इजी पार्ट है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, तो अब बताओ यहां पर जब अपने आप को ये स्टेबल करना चाहता है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कई सारी प्रॉपर्टीज शो करता है, जिसमें कार्बोकैटायन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है शिफ्टिंग। ये शिफ्टिंग की प्रॉपर्टीज शो करता है। देन उसके बाद शिफ्टिंग के जस्ट बाद ये एक और प्रॉपर्टी शो करता है जिसका नाम है रिंग एक्सपेंशन। एक्चुअल में रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी करता है, लेकिन अपने को सिर्फ रिंग एक्सपेंशन तक ही जानना है। अब ये शिफ्टिंग क्या होती है, रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, ये और अपन सीख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। हम बात कर रहे थे रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। तो यहां पर जो बात होगी, सबसे पहली बात आएगी शिफ्टिंग की, कि भैया शिफ्टिंग क्या होता है, समझिएगा। जैसे हम शिफ्टिंग की बात करें तो शिफ्टिंग का नाम ही समझ में आता है, चीजों को शिफ्ट करना। अब चीजों को शिफ्ट करना क्यों पड़ रहा है, क्या जरूरत है शिफ्ट करने की, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए शिफ्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि सिर्फ कार्बोकैटायन में ही ये होता है और कहीं नहीं होता। ना कार्बोएनायन में होता है, ना फ्री रेडिकल में होता है, ना ही कहीं और। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन के केस में ही होता है। तो होता क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मेरे पास ये कार्बोकैटायन है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर इस कार्बोकैटायन को मैं और स्टेबल बनाना चाहूं तो क्या मैं इसे बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। अगर ये कार्बोकैटायन इस जगह पे है तो क्या इस जगह पर इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सही बात है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव यहां पर आ जाए तो सोच के देखिए, इस पोजीशन पर क्या इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, जो कि काफी अच्छा स्टेबल हो जाएगा। मतलब जो ये शिफ्टिंग कर रहा है, इस पूरी की पूरी शिफ्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमेशा 1-2 शिफ्टिंग होती है। हमेशा कैसे शिफ्टिंग होती है, 1-2 शिफ्टिंग। अब बात करें सर 1-2 शिफ्टिंग का क्या मतलब है, तो 1-2 शिफ्टिंग का मतलब है ये पोजीशन को बताता है। किसको बताता है, पोजीशन को। देखो बेटा, जब भी हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, एक नॉर्मल बात कर रहा हूं, एबनॉर्मल बात नहीं कर रहा हूं, हम हमेशा सीढ़ी को एक कदम ही चढ़ते हैं, एक कदम फिर एक कदम फिर एक कदम। एबनॉर्मल तो आदमी तीन सीढ़ी छांग जाता है। लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो शिफ्टिंग होती है ना, वो हमेशा 1-2 शिफ्टिंग ही होगी। 1-2 किसको बताता है, पोजीशन को बताता है। किसको बताता है, पोजीशन को। कहने का मतलब
यार ये शिफ्ट तो कर गया। अब तुम सोचो, इस जगह पर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यार इस जगह पे पॉजिटिव आ रहा है तो कोई ना कोई चीज हटी होगी तभी तो पॉजिटिव आएगा। कोई ना कोई चीज यहां गई होगी तो ये न्यूट्रल हुआ होगा, यहां से हटी होगी तो ये पॉजिटिव हुआ होगा। अब कौन सी चीज माइग्रेट कर रही है, ये पॉइंट है माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, देन टर्शरी, देन 2 डिग्री, देन फेनिल, देन CH3। सबसे पहला, अगर मेरे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, अगर मेरे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है तो हाइड्रोजन ही शिफ्ट करने वाला है और कोई शिफ्ट नहीं करने वाला है। कहने का मतलब, अगर यहां पर हाइड्रोजन है तो शिफ्टिंग जो होती है वो कौन सी शिफ्टिंग होगी? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ? H माइनस बेटा। H माइनस क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास अगर ये H माइनस में टूटेगा तभी तो पॉजिटिव क्रिएट होगा। तो कहते क्या है कि भैया 1,2 शिफ्ट किया, और वो कौन सी शिफ्टिंग हुई? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई। ये 1,2 शिफ्टिंग कई बार हो सकती है, कई बार हो सकती है, लेकिन ये तभी होगी जब उसे और स्टेबल चीज मिलेगी, तभी ये शिफ्टिंग होगी, वरना शिफ्टिंग नहीं होगी। ये क्लियर बात है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए मैं तुमसे बोलूं कि यार मेरे पास ये है, बड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैं यहां पर देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहां जैसे ही शिफ्ट किया तो हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल है, मतलब 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग की बात हो रही है, तो मैंने 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दी। ठीक है भाई, तो शिफ्टिंग करते ही ये कहां आ गया? यहां आ गया। क्या इसको पता था कि यहां पर इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन होने वाले हैं, जो कि 2 अल्फा से ज्यादा है? मतलब कहीं ना कहीं ये मोर स्टेबल पोजीशन पे जा चुका है। अब क्या ये फर्दर शिफ्ट कर सकता है? बिल्कुल शिफ्ट कर सकता है बेटा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं अदर शिफ्टिंग करूंगा तो तुम बताओ, अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, इसका मतलब अभी भी कौन सी शिफ्टिंग होगी? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। ये कहानी है शिफ्टिंग की। अब ये अपनी फाइनल पोजीशन पे जा चुका है, जिसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है, सबसे स्टेबल पोजीशन पे ये जा चुका है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि रिएक्शन में ये सब कुछ इन्वॉल्व होंगी, और जब ये रिएक्शन में सब कुछ इन्वॉल्व होता है ना, तो फिर ये बहुत क्लियरली हमें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए यहां पर और 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर ही देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसा है, क्या अभी इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है? ठीक है सर, समझ में आता है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे ही मैंने यहां पर शिफ्टिंग की तो पता लगा यार अगर यहां आ जाए ना भाई, तो और स्टेबल मिल जाएंगे, और ज्यादा अल्फा मिल जाएंगे। तो यार यहां आने पे अब तो हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो है क्या? मैथिल। तो भैया मैथिल भी तो शिफ्ट कर ही रहा है ना। इसका मतलब अब जो शिफ्टिंग होगी वो 1,2 CH3 शिफ्टिंग होगी, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग होगी। तो बताओ फाइनली जब 1,2 पे यहां से मैथिल उठ के यहां आ जाएगा तो बेटा ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा। इसे बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो कहने का मतलब शिफ्टिंग मुझे पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये रिएक्टिविटी आप बहुत आराम से ध्यान रखिएगा कि पहले क्या होता है 2 डिग्री, फिर उसके बाद फाइनल, और फिर CH3 आता है। एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं इसके लिए। देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों ये 2 डिग्री और मैथिल में क्यों ऐसा हुआ। मान लो ये एथिल है, ये मैथिल है, ठीक है, पॉजिटिव यहां बना है, ठीक, और मेरे को शिफ्टिंग करनी है। मुझे क्या करना है? शिफ्टिंग करनी है। ठीक है भाई, जब मैं शिफ्टिंग करूंगा तो मुझे क्लियरली पता है कि यार इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ मैथिल और एथिल है। या तो रिंग को तोड़ दूं, या तो मैं रिंग को तोड़ दूं, रिंग को टूटेगी नहीं। अब रिंग नहीं टूटेगी तो अगर ये पॉजिटिव यहां गया तो यार एथिल उसको 2 अल्फा दे रहा है, मैथिल उसको 3 अल्फा दे रहा है, तो क्यों ना एथिल को इधर ले लिया जाए जिससे कि ये और स्टेबल बन सके। मतलब क्या यहां मैंने मैथिल को हटाया या एथिल को? तो भाई साहब मैंने एथिल को हटाया, क्योंकि ये कम अल्फा वाला था, ये फायदा नहीं देता। इसका मतलब 1,2 इथाइल शिफ्टिंग। अब तुम सोचो टर्शरी है, टर्शरी के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं होंगे, और 2 डिग्री पे कम से कम एक तो होगा, इसलिए 2 डिग्री की पहले माइग्रेटिंग नहीं होती है, बाद में होती है। देखो इसीलिए पहले 3 डिग्री देन 2 डिग्री। अब मैं क्यों यहां से H मिलेगा नहीं तो इसी को कर दो माइग्रेट। ये कहने का मतलब है इसमें। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। चलिए अगला जो पार्ट है इसी में वो है रिंग एक्सपेंशन का, वो है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है जरा समझिएगा। रिंग एक्सपेंशन का सिंपल सा मतलब है कि भैया अगर ये 5 मेंबर्ड रिंग है और रिंग से जस्ट कनेक्टेड पे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, रिंग से जस्ट कनेक्टेड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे केसेस में रिंग एक्सपेंशन होता है। मतलब कार्बोकैटायन की जो कंडीशन होगी वो कंडीशन क्या होनी चाहिए? डायरेक्टली अटैच विद द रिंग, डायरेक्टली
अटैच्ड विथ रिंग। ये कंडीशन अगर है, इसका मतलब भाई साहब वहां रिंग एक्सपेंशन जरूर होगा, वहां रिंग एक्सपेंशन जरूर होगा। जैसे अब ये 5 को 6 में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बेटा ये लेस स्टेबल है और जो आगे वाली रिंग है वो कहीं ना कहीं क्या है, मोर स्टेबल है, वो कहीं ना कहीं क्या है, मोर स्टेबल है। ये कहानी है इसकी। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाना है, तभी तो मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं, तभी तो मैं शिफ्टिंग करूंगा और तभी तो मैं रिंग एक्सपैंड कर रहा हूं। अब देखना रिंग एक्सपेंशन जो है ना, वो शिफ्टिंग का ही एक पार्ट है, अलग से नहीं है कुछ, ये शिफ्टिंग का ही एक पार्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए ये बॉन्ड टूट जाए और ये इससे कनेक्ट हो जाए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब ये इससे कनेक्ट होगा तो सोचो ये बॉन्ड टूट चुका है, टूट के इससे कनेक्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरीके से ही तो बनने वाला है और पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, या क्यों, जब ये टूटा है तो पॉजिटिव यहां आ चुका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रिंग एक्सपेंशन हो चुका है। और ये है क्या, ये एग्जैक्टली अगर ध्यान दो तो ये 6 मेंबर्ड रिंग ही तो है। ये है रिंग एक्सपेंशन का पार्ट, ये है रिंग एक्सपेंशन का तरीका। अब इसी तरीके को मान लो मैं 4 को 5 में कन्वर्ट करना चाहूं, इजीली हो सकता है। भैया 4 वाली रिंग है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, भैया शिफ्ट करने के लिए ये तो तोड़ नहीं दोगे, ये जोड़ दो, सिर्फ ये टूट सकता है और ये टूट सकता है। अब सोचो अगर मैं इसे तोड़कर इससे जोड़ दूं तो इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, ये तो पहले से इससे जुड़ा था, बाद में इससे जुड़ गया, दिक्कत किसको हुई, इसको। तो फिर पॉजिटिव कहां आएगा, यहां पे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया ये पॉजिटिव यहां आ जाएगा। अब ये ढंग से देखो तो ये क्या है, ये एग्जैक्टली 5 मेंबर ही तो है, बस बनाने का तरीका अलग अलग है। तो ये है रिंग एक्सपेंशन। यहां पर क्या होता है, यहां पर 3 मेंबर जो है ना वो कभी 4 में चेंज नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो ये है कि 3 मेंबर कभी भी 4 मेंबर में चेंज नहीं होती। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है स्टेबिलिटी। भैया जब पहले ही बहुत ज्यादा स्टेबल है, जब पहले ही बहुत ज्यादा स्टेबल है तो फिर मुझे क्या जरूरत है उसमें रिंग एक्सपेंशन की। मतलब यहां पर होता है बेटा, आपने पढ़ा था जीओसी में डांसिंग रेजोनेंस, क्या पढ़ा था, डांसिंग रेजोनेंस। और डांसिंग रेजोनेंस में मुझे बताओ क्या अब ये 3-4 में कन्वर्ट होगी, नहीं। जब पहले ही बहुत स्टेबल है, जब पहले ही भयंकर स्टेबल आ चुकी है तो फिर क्या जरूरत है इसको 4 में करने की, कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं कि मेरे पास मान लीजिए 6 मेंबर है और 6 मेंबर को मैं कन्वर्ट करना चाहूं 7 में, तो बेटा 6 कभी 7 में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा रिंग की जो स्टेबिलिटी होती है ना, रिंग स्टेबिलिटी, वो रिंग स्टेबिलिटी सबसे तगड़ी जो होती है वो होती है 6 मेंबर की, देन 5, देन 4 एंड देन 3। 7 जो होता है वो 6 से भी कम स्टेबल होता है। ये कहानी आती है। यही रीजन है कि इस भैया 3 में 4 में कन्वर्ट नहीं होगी और 6 कभी 7 में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि अपने आप में कोई अगर स्टेबल है तो फिर वो अनस्टेबल क्यों जाना चाहेगा। ये है इसका रीजन। तो मेरे ख्याल से आपको ये रिंग एक्सपेंशन की कहानी और शिफ्टिंग की कहानी पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं सबसे पहले इसके दूसरे इंटरमीडिएट में, जिसका नाम है कार्बे एनायन। कार्बे एनायन में बहुत सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, उसके बाद अपन इसको आगे बढ़ेंगे, जब यूज आएगा तो और अच्छे से इसको सीखेंगे। कार्बे एनायन का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कार्बन पे एक एनायन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कहीं ना कहीं 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो मुझे बताओ जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, इसका मतलब क्या, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसी तरीके से अगला इंटरमीडिएट आता है कार्बिन। कार्बिन का सिंपल सा मतलब है कि कार्बन होंगे, 2 तो बॉन्ड पेयर होंगे और एक अपने पास यहां पर क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कहीं ना कहीं 2 नॉन बॉन्डिंग होते हैं इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और 2 जो होते हैं ना वो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये कहानी आती है कार्बिन की। कार्बिन कहां पर यूज होता है ये हम और आगे सीखेंगे और बढ़िया से सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ बस बॉन्डिंग जान रखो कि कार्बिन होता क्या है। भैया कोई चीज खाली है, कोई चीज खाली और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि यहां एग्जैक्टली बात करूं तो एक वैकेंट ऑर्बिटल और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इसीलिए इसको एम्बिडेंट कंपाउंड कहते हैं। एम्बिडेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल भी हो एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल भी हो, इसे कहते हैं एम्बिडेंट। अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला पार्ट है इस पूरी रिएक्शन में, वो है टाइप ऑफ रिएक्शन। इसको खुल के पढ़ेंगे बेटा।
अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको ये पूरी तरीके से एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था कि भैया ये होता है, ये इसका इंट्रोडक्शन है, कुछ इस तरीके से चीजें अपने पास आएंगी। लेकिन अब हम किसी रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करेंगे ये हम सीखेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होता है जरा ध्यान से समझना। जब हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, द सेकंड वन इज हाइड्रोजनेशन, द थर्ड one is electrophilic substitution reaction, then nucleophilic substitution reaction and then nucleophilic addition reaction। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इनके सबका मतलब है बेटा, इन सब कहानियों का कुछ ना कुछ मतलब है। इन सब कहानियों में इनके मतलब से ही चीजें क्रिएट होती हैं, इनके मतलब से ही चीजें कहीं ना कहीं प्रेजेंट की जाती हैं। तो होता क्या है बेटा, जरा ध्यान से समझना। यहां क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल की तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है और फिनोमिना क्या कहलाएगा, उसकी रिएक्शन कहलाएगी। मतलब क्या कहना चाहता है कि आपको भैया किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, ये कहना चाह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जनरली यहां क्या होता है, जनरली हम यहां पर मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मल्टीपल बॉन्ड की। मल्टीपल बॉन्ड में कौन आता है? एल्कीन भी आ सकता है और एल्काइन भी आ सकता है। जरा एक एक करके चीजों को देखेंगे तब हम रिएक्टिविटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है जिसके साथ मुझे इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करानी, ठीक, चलो। अच्छा एक बात बताओ, जब हम इलेक्ट्रोफाइल में किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल स्पीसीज है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है। जब ये ऐड करेगा तो भाई पाई बॉन्ड को डोनेट करने का मतलब है पहले पाई बॉन्ड को तोड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, और नेगेटिव वाला पार्ट ही तो जाके किसे इलेक्ट्रॉन देगा? इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब कि भैया ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन कहीं ना कहीं पहले पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होगी और उसके बाद ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है। क्या मुझे ये बताओ, अब ये बॉन्ड टूट चुका है तो सी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और सी से क्या जुड़ चुका है? इलेक्ट्रोफाइल। यार कोई भी चीज पहले न्यूट्रल थी अब आयनाइज्ड हो गई है, पहले स्टेबल थी अब कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो गई है। मुझे बताओ, जब किसी को अनस्टेबल करना हो, जब किसी को बर्बाद करना हो तो तुरंत बर्बाद नहीं होता कोई, उस बर्बादी में उसके लिए बहुत टाइम लगाना पड़ता है, तब जाके वो बर्बाद होता है। ये पूरी तरीके से न्यूट्रल था, पहले बॉन्ड टूटा होगा, बड़ी मुश्किल से टूटा होगा, फिर जाके इलेक्ट्रॉन दिया होगा। मतलब क्या यही स्लोवेस्ट स्टेप होगा, और रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप उसकी रेट को डिटरमाइन करता है, इसीलिए इसको आरडीएस स्टेप कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आरडीएस स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताओ यार कि ये जो स्लोवेस्ट स्टेप है इसमें बना क्या? इसमें बना फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और यही है इंटरमीडिएट, क्योंकि बीच में बनने वाली कहानी क्या है? इंटरमीडिएट। मतलब सोचो, तुम्हारी पढ़ाई में सबसे बड़ा रोल पता है किसका होता है? स्टार्टिंग और लास्ट का नहीं होता, सबसे बड़ा रोल होता है तुम्हारी बीच की पढ़ाई का, कि तुमने बीच में कैसे पढ़ाई की है। तो सोचो, अगर ये पाई बॉन्ड टूटा होगा तो पॉजिटिव लगा होगा, पॉजिटिव की जो भी स्टेबिलिटी होगी, अगर ये तगड़ी स्टेबल होता, तगड़ा स्टेबल होता, भयंकर स्टेबल होता, तुरंत टूट जाता, जल्दी रिएक्शन हो जाती। मतलब तुम्हें अब यह पता लगने लग गया है कि रिएक्शन जल्दी कब होगी और रिएक्शन देर में कब होगी, क्योंकि मुझे टाइप ऑफ रिएक्शन का नॉलेज है। मुझे जब टाइप ऑफ रिएक्शन का नॉलेज होता है ना, तो चीजें बहुत आराम से सॉल्व हो जाती हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भैया जब ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे आप, तो कहीं ना कहीं सी पे क्या बनेगा? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव डिपेंड करेगा कि ये कितनी जल्दी टूट रहा होगा। ज्यादा स्टेबल बनेगा तो जल्दी टूट गया होगा, कम स्टेबल बनेगा तो और टाइम लगाएगा, टूटना ही नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं जो रिएक्टिविटी है, मैं कह सकता हूं इसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। जितना तगड़ा कार्बोकैटायन होगा उतनी ही तगड़ी उसकी क्या होगी? रिएक्टिविटी होगी। मतलब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, वो पूरी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? इसकी रिएक्टिविटी। अब क्या होगा? अब भाई साहब ये पॉजिटिव को न्यूट्रल करना चाहेगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा। अच्छा बताओ, क्या ऐसी सिचुएशन में कार्बोकैटायन शिफ्ट हो सकता था? बिल्कुल शिफ्ट हो सकता था, क्योंकि अगर वो अनस्टेबल पोजीशन पे है तो फिर वो शिफ्ट भी कर सकता है। लेकिन हमें शिफ्टिंग नहीं देखनी होती है, पहले रिएक्टिविटी का जो पार्ट होता है ना,
उस रिएक्टिविटी वाले पार्ट में हम सबसे पहले यह देखते हैं कि वो बन कहां रहा है। बाद में क्या होगा वो तो कौन जानता है यार। पहले वो टूटे तो सही, टूटते ही वो अनस्टेबल है तो फिर टूटना क्यों चाहेगा। पहले वो टूटे, उसके बाद हम सोचेंगे कि वो स्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा। ये कहानी आती है पूरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। ये है आरडीएस स्टेप। इंपॉर्टेंट ये है। तो सोचो अगर मैं तुमको कंपाउंड दूं और मैं तुमसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछूं, तो यार रिएक्टिविटी ऑर्डर कोई तुक्के में नहीं मारना है, कोई तुक्का नहीं लगाना कि यार ये होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। नहीं, तुम आराम से सोचो कि पाई बॉन्ड कब जल्दी टूटेगा और कब देर में टूटेगा। अगर जल्दी टूट गया तो रिएक्टिविटी बेस्ट है, देर में टूटा तो रिएक्टिविटी बेस्ट नहीं है। मतलब तुम्हें पाई बॉन्ड तोड़ना है, पॉजिटिव लगाना है और रिएक्टिविटी बता देनी है। यही फंडे आते हैं इसमें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिएक्टिविटी ऑर्डर। ध्यान से देखिएगा इस चारों ऑप्शन को। सबसे पहला काम आप ये करिए, सबसे पहला काम आप बेस्ट पॉजिटिव बनाइए। बेस्ट पॉजिटिव, जो सबसे बेस्ट पॉजिटिव होगा उसको बनाइए, फिर चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए। देखिए मैं चेक करता हूं। जब मैं पहले क्वेश्चन को चेक कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि यार जब मैं यहां बनाऊंगा तो पॉजिटिव यहां बनना चाहिए, जिससे 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। जब मैं यहां पॉजिटिव बनाऊंगा तो मुझे दिखना चाहिए कि यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जब मैं यहां पॉजिटिव बना रहा हूं, क्यों मैं यहां बना रहा हूं, क्योंकि यहां ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे तोड़ा। तो मुझे दिखा 3 3 6 2 8 अल्फा है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन, इसको हम एथिल लगा देते हैं, नहीं तो बराबर हो जाएगा। तो बताओ अगर मैं यहां की बात करूं तो बेटा यहां पर 3 2 5 2 7, इसका मतलब कहीं ना कहीं 7 अल्फा है। अब बताओ इस पूरी के ऑर्डर में, इस पूरे ऑर्डर में क्या मुझे क्लियरली दिख रहा है जो आंसर आने वाला है वो सी सबसे बेस्ट है, देन डी, देन ए एंड देन बी। ये आंसर आने वाला है। कितना इजी क्वेश्चन था, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव बनाओ और रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दो। सिर्फ पॉजिटिव बनाओ और रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दो। देखो अब और देखो जरा, हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखिएगा। यार यहां तो एक कंफ्यूजन है सर। क्या कंफ्यूजन है बेटा? सर यहां तोड़ रहा हूं तो भी 5 अल्फा आ रहा है, इस वाले में तोड़ रहा हूं तो भी 5 अल्फा आ रहा है। अब क्या करें सर? दोनों जगह 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक बात बताओ, जो ज्यादा स्टेबल होगा क्या वो टूटना चाहेगा? जो कम स्टेबल होगा वो तुरंत टूट जाएगा। बताओ सिस और ट्रांस में तुमने आइसोमेरिज्म में पढ़ा है, क्या सिस और ट्रांस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है तो क्या वो टूटने में टाइम लगाएगा? इसका मतलब बताओ रिएक्टिविटी जल्दी कौन टूटेगा? ए। तो फिर जल्दी टूट गया तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी। क्या बी टूटना चाहेगा? नहीं। इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए थर्ड क्वेश्चन में मुझे बताओ डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, सर कैसे पहचाने? तुक्का नहीं, कॉन्सेप्ट लगाओ ना यार। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है पाई बॉन्ड तोड़ो और पॉजिटिव लगाओ। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पाई बॉन्ड तोड़ो पॉजिटिव लगाओ। और भाई साहब जैसे ही तुमने पाई बॉन्ड तोड़ा तो भाई ये बनेगा सी सिंगल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव, और जैसे ही तुमने यहां पाई बॉन्ड तोड़ा ये बनेगा सी डबल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव। क्या डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव ईएन ज्यादा है बेटा? डबल बॉन्ड की लेस ईएन पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। तो बताओ कौन जल्दी टूटना चाहेगा? जो स्टेबल हो। इसका मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। क्या आपको ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन देखिए, बेंजीन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये। बेंजीन डेरिवेटिव में एक बात बताओ, जब मैं बेंजीन को ब्रेक करूंगा तो यार बेंजीन तो एरोमेटिक रिंग है, वो तो नहीं टूटना चाहेगी। लेकिन क्या बेंजीन के ऊपर एक पाई बॉन्ड है जो टूट सकता है, जो आसानी से टूट सकता है? तो उसको तोड़ो। और जब उसको तोड़ा मैंने तो भैया एक बात समझ में आई कि जब यहां पॉजिटिव लगाया ना तो रेजोनेंस मिल रहा है और 3 अल्फा मिल रहा है। जब यहां पॉजिटिव लगाया ना तो भैया रेजोनेंस तो मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिल रहा है। और जब यहां पॉजिटिव लगाया रेजोनेंस और 3 अल्फा तो मिल रहे हैं लेकिन माइनस आई का फैक्टर मिल रहा है। और जब यहां पॉजिटिव लगाया तो बहुत अच्छे से जीओसी पढ़ा है तुमने, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस फैक्टर मतलब प्लस एम मिल रहा है। बताओ इन सब में पॉजिटिव को सबसे ज्यादा कौन स्टेबल कर रहा है? जो डोनेट कर रहा हो। और डोनेट कौन कर रहा है? डोनेट डी कर रहा है, डोनेट बी कर रहा है। ए ना तो बर्बाद कर रहा है ना आबाद कर रहा है। और सी भैया माइनस आई से विड्रॉ कर रहा है। तो तुम मुझे बताओ सबसे तगड़ा कौन होगा? सबसे तगड़ा होगा डी। डी के बाद होगा बी, बी के बाद होगा ए और ए के बाद होगा सी। क्या ये आपको ईएआर की रिएक्टिविटी, क्वेश्चंस कैसे करते हैं रिएक्टिविटी के, वो आपको पता लग गए? और एग्जैक्टली ईएआर का क्या मतलब है ये आपको पता लग गया। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में जिसका नाम है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन।
समझिएगा ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। बेटा हाइड्रोजनेशन का सिंपल सा मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ, जब मैं इस H2 को ऐड कर रहा हूं तो यार H2 को ऐड करने का क्या मतलब है, जरा ये समझ लेते हैं। क्योंकि एक बार हमें ये मतलब समझ में आ गया ना तो रिएक्टिविटी ऑर्डर निकालना अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी। देखो कैसे करते हैं। यहां पर क्या होता है बेटा, जो हाइड्रोजन मिलते हैं ना वो हमेशा मेटल सरफेस पे मिलते हैं। वो हमेशा कहां मिलते हैं? मेटल सरफेस पे। पीडी हो सकता है, निकिल हो सकता है, ठीक है, पीटी हो सकता है, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं? मेटल। होता क्या है, मेटल सरफेस पे ये हाइड्रोजन कहीं ना कहीं इस तरीके से अटैच होते हैं हाइड्रोजन। अब सोचो, जब किसी मल्टीपल बॉन्ड से इसकी रिएक्शन होती है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को ही रिड्यूस करेगा, जब इसकी मल्टीपल बॉन्ड से रिएक्शन होती है तो क्या होता है यहां पर कि ये मल्टीपल बॉन्ड कहीं टूटता नहीं है। ये मल्टीपल बॉन्ड अपने आप में टूटता नहीं है। ये क्या करता है, ये अपने ईएन के बेस्ड पे, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस्ड पे ये इस मेटल से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है। और जब हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है तो फाइनली हाइड्रोजन जुड़ जाता है। सेम साइड से जुड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ये सिन एडिशन है। सिन एडिशन क्यों बोला मैंने? क्योंकि सेम साइड के जुड़ने को हम क्या कहते हैं? सिन एडिशन कहते हैं। तो बताओ इस पूरी चीज में हमने क्या देखा, इस पूरी चीज में क्या हुआ? इस पूरी चीज में यह हुआ कि भैया नीचे से हाइड्रोजन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? ईएन की वजह से हो रहा है। तो बताओ रिएक्टिविटी का पहला पॉइंट क्या आ गया? पहला पॉइंट आ गया ईएन ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन जल्दी जुड़ेंगे। दूसरा, बताओ जब कोई चीज जुड़ रही है, क्या तुम चाहोगे कि जुड़ने पर क्राउडिंग फैक्टर ज्यादा हो? क्राउडिंग का मतलब होता है भीड़ भाड़। क्या तुम चाहोगे कि बहुत भीड़ भाड़ हो? नहीं, क्योंकि यार जब चीजें से जुड़ रही हैं तुम रिपल्शन तो नहीं चाहोगे। तुम तो चाहोगे कि एल्कीन के दोनों साइड क्या होने चाहिए? चीजें फ्री होनी चाहिए। क्यों? जब चीजें फ्री होती है ना तो वहां रिपल्शन नहीं होता, और रिपल्शन नहीं होता तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी क्या होगी? बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसका दूसरा बेसिक पॉइंट क्या है कि भैया क्राउडिंग फैक्टर के क्या होना चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मुझे बताओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। मैं आपको बोलूं कि भैया मेरे पास एक है प्रोपीन और एक है मेरे पास ब्यूटूइन। यार प्रोपीन पे चीजें जुड़ेंगी ना तो तुरंत जुड़ जाएंगी, क्योंकि एक साइड फ्री है, दोनों एल्कीन है, दोनों की ईएन सेम है। लेकिन जब ब्यूटीन में जुड़ेंगी ना तो इधर भी मेथिल का रिपल्शन, इधर भी मेथिल का रिपल्शन। मतलब इस 1 और 2 में अगर मैं रिएक्टिविटी निकालता तो क्या हाइड्रोजनेशन की रिएक्टिविटी 1 इज ग्रेटर देन 2 आती। क्यों? क्योंकि भैया हाइड्रोजनेशन में मैंने देखा सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट होता है ईएन, और दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है कहीं ना कहीं क्राउडिंग फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यह है कहानी पूरी की पूरी हाइड्रोजनेशन की। तो बताओ अब सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखोगे? ईएन। कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनता, तो पॉजिटिव नेगेटिव की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ ईएन। जिसकी ईएन ज्यादा होगी वो जल्दी खींच लेगा। दूसरा, जब जुड़ रहा हो तो भैया क्राउडिंग फैक्टर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है हाइड्रोजनेशन की रिएक्टिविटी 1 2 3 4 में। आपको दिख रहा है कि यार ए में क्राउड, सब में एल्कीन 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 है, तो दिख क्या रहा? दिख रहा है क्राउडिंग फैक्टर के भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे कम क्राउडिंग कहां दिख रही है? ए में। फिर कहां दिख रही है? बी में। फिर सी में, और डी में भैया हर तरफ तुमने लगा रखा है। द आंसर गोज टू ए बी सी डी। अब जरा यहां देख, एल्कीन और एल्काइन, क्या ईएन ज्यादा किसकी होती है? तो भैया एल्काइन की ज्यादा ईएन होती है, एल्कीन की कम होती है। जब मैं EAR कर रहा था, जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहा था, तो मैंने पॉजिटिव क्रिएट किया था, तो पॉजिटिव की स्टेबिलिटी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा था। यहां पर तो पॉजिटिव बनता ही नहीं है, सिर्फ ईएन के बेस पे चीजें ऐड होती हैं। तो मुझे बताओ क्या 2 इज ग्रेटर देन 1 मतलब B इज ग्रेटर देन A होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये कहानी होगी या नहीं होगी बताइए आप। तो इस तरीके से अपन चेक करते हैं किसी हाइड्रोजनेशन की रिएक्टिविटी। अब आओ यहां देख लेते हैं। सर यहां तो क्राउडिंग फैक्टर सेम है, दोनों क्राउडिंग फैक्टर सेम है, सारा कुछ सेम है, ईएन सेम है। अब क्या करें? सिंपल, जो पहले टूटेगा, जो वीक होगा वो जल्दी जोड़ लेगा, वो जल्दी टूटेगा तो जल्दी कौन टूटेगा? सिस। इसका मतलब A इज ग्रेटर देन B आ जाएगा। अब बताओ कि आपको हाइड्रोजनेशन के नाम पे अब कोई भी मिस्टेक होने वाली है क्या? नहीं होने वाली। आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जरा समझिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। बहुत बेसिक सा पार्ट है, लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सारे एग्जांपल्स के थ्रू सीख लूं, हर एक पॉइंट को सीख लूं,
तो फिर मुझे इस टाइप ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कोई रिएक्शन में दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई आपको? चलिए देखिए क्या है इसका मतलब। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है चीजें सब्स्टिट्यूट हो रही हैं। यार सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? रिप्लेस करना। जनरली क्या करते हैं? जनरली बेंजीन डेरिवेटिव यहां पर आता है। कैसे? देखिएगा, मेरे पास एक बेंजीन डेरिवेटिव है, क्योंकि बेंजीन भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और अब मुझे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। तो भाई इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल को पहले जोड़ना होगा, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, वरना कोई मतलब ही नहीं है। अब जब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा तो सोच के देखो, जब तुम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होगे तो भैया बेंजीन का एक पाई बॉन्ड टूटेगा। अरे यार बेंजीन टूट रही है, कितना कितना टफ काम है यार, कितना मुश्किल काम है बेंजीन का टूटना, लेकिन टूट रही है। तो बताओ सबसे स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा? बेंजीन का टूटना। इसका मतलब बेंजीन टूटेगी, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगी। तो बताओ यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा बेंजीन पे कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या यहां पर छुपा हुआ एक हाइड्रोजन भी होगा? ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि अब क्या होगा। ये तो पता लग गया कि भैया ये स्लोवेस्ट स्टेप है, सब कुछ इसी स्टेप पे डिपेंड करने वाला है, सब कुछ इसी स्टेप पे डिपेंड करने वाला है। क्या ये पहला स्टेप जो है, क्या ये अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है? क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है, मतलब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है? दूसरा स्टेप जरा सुनना, दूसरा स्टेप क्या है? अब किसी ने कहा सर पॉजिटिव पे तो आपने हमेशा न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा है। ठीक है भाई, यार न्यूक्लियोफाइल को जोड़ा तो है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जब ऐड हो जाएगा मान लो, तो यार बेंजीन अपने आप स्टेबल रिंग थी, तुमने इसको तोड़ के अनस्टेबल बना दिया। यार अनस्टेबल बना दिया तो अनस्टेबल थोड़ी रहना चाहिए भाई। मैं कोई काम करूंगा तो मैं कोई काम तब थोड़ी करूंगा जब मैं बर्बाद होना चाहूं, मैं वो काम कभी नहीं करना चाहूंगा। मतलब मैं अपने सेफ जोन में खेलूंगा, मतलब मैं स्टेबल होने के लिए काम करूंगा। कोई भी अपने स्टेबल होने के लिए काम करता है। तो बेंजीन अपने आप को तोड़ रही है, लेकिन अपने आप को फिर से बनाना चाहेगी। यही रीजन है कि न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होता, यहां न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होता, वरना तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती, सब्स्टिट्यूशन का तो मतलब ही नहीं निकला। यहां क्या होता है, यहां अगले स्टेप में ये जो पॉजिटिव बना है, अब आता है न्यूक्लियोफाइल, जो कि इस H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और बेंजीन दोबारा से बन जाती है। मतलब देखो आप, H की जगह पे कौन सब्स्टिट्यूट हो चुका है? इलेक्ट्रोफाइल। और यही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या इस दूसरे स्टेप को बहुत फास्ट स्टेप बोल सकता हूं मैं? क्यों? क्योंकि फास्ट स्टेप इसलिए बोला क्योंकि भैया बेंजीन बन रही है, और बेंजीन तुरंत बनना चाहेगी, मतलब फास्ट स्टेप है, मतलब H का निकलना। इसका मतलब दूसरा स्टेप ही क्या है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ H। अब यार H निकले, D निकले या T निकले, मतलब मैं आइसोटोप्स की बात कर रहा हूं। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा था आपने ये पढ़ा था कि यार जब H निकलता है, D निकलता है, T निकलता है, तो H जल्दी निकलता है क्योंकि वीक बॉन्डिंग होती है, D में थोड़ी स्ट्रांग होती है, T में और स्ट्रांग होती है। लेकिन जब ये बहुत फास्ट स्टेप है तो ये तो तुरंत निकल जाएगा, और जब तुरंत निकल जाएगा तो भैया अगर C6H6 है तो भी रिएक्टिविटी सेम होगी, C6D6 है तो भी रिएक्टिविटी सेम होगी, और C6T6 है तो भी रिएक्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। मतलब आइसोटोपिक का इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की, कि रिएक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि हमने हर एक चीज को लगभग सीख रखा है भाई। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी पर सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे स्लोवेस्ट स्टेप क्या था? रिंग का टूटना, रिंग का इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देना। अब यार रिंग अगर इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे रही है तो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भैया जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्या रिंग उतनी ही जल्दी उसे डोनेट करेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव को क्या करेगा? वो स्टेबल कर देगा। वो पॉजिटिव को क्या करेगा? स्टेबल कर देगा। कहने का मतलब, अब पॉजिटिव जब स्टेबल है ना भाई, तभी तो चीजें जल्दी होंगी। और पॉजिटिव स्टेबल कब होगा? जब डोनर ग्रुप लगाओ। तो इसी कहानी को अगर हम पहले देखूं तो भैया बेंजीन पे अगर कोई डोनर ग्रुप लगा है तो क्या वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही रीजन है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा वहां पर क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास मान लीजिए एक टॉल्विन है, CH3 है, और एक मेरे पास फिनॉल है। बेटा एक बात बताओ, तुमने रेजोनेंस पढ़ा है, टॉल्विन में जो होता है ना वो CH3 है जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन देता है, प्लस M देता है फिनॉल में, तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा गया, प्लस M। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा गया तो भैया किसकी रिएक्टिविटी सबसे तगड़ी होगी, फिनॉल की। क्यों? अब इसको तुम दूसरी तरीके से भी देख सकते हो कि यार अगर यहां OH लगा होता तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पॉजिटिव को मिलता जो कि पॉजिटिव को स्टेबल करता, मतलब ये टूट रहा है और स्टेबल भी हो रहा है, तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो रिएक्टिविटी जल्दी हो जाएगी। अच्छा CH3 लगा होता है यहां पे तो ज्यादा ज्यादा क्या देता, अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि वीक इफेक्ट है। तो कहने का मतलब इस पहले पॉइंट को अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। यहां पे क्या आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। क्या आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया है? तो ये है ESR की रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब रिएक्टिविटी का क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन बनने से पहले एक और पॉइंट आता है, इसको जरा समझ लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट आता है, इसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग इफेक्ट, डायरेक्टिंग पोजीशन भी बोल सकते हैं। देखिए क्या हुआ, डायरेक्टिंग पोजीशन का मतलब क्या हुआ बेटा, यह हमने कुछ वहां पढ़ा था जब हमने GOC पढ़ा था। ध्यान देना बेटा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कोई ऑक्सीजन है जो कि बेंजीन से कनेक्टेड है, मतलब कहीं ना कहीं प्लस M फैक्टर है। एक बात बताओ, प्लस M फैक्टर जो होते हैं क्या वो कहीं ना कहीं चीजों को एक्टिवेट करते हैं, तभी वो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। ये हमने GOC में पढ़ा है, संजीवनी की GOC क्लासेस में आपने बहुत अच्छे से इसको सीखा हुआ है। तो एक बात बताओ, जब ये प्लस M है तो भाई इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करेगा, और रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करते ही बताओ नेगेटिव कहां बनने वाला है, यहां पे, और ये नेगेटिव फिर डीलोकलाइज होगा, फिर कहां बनेगा, यहां पे, फिर डीलोकलाइज होगा, फिर कहां बनेगा, यहां पे। क्या ये तीनों पोजीशन ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो है? मतलब पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पैरा पे ही जा रही है। अच्छा, ऐसा लोन पेयर तो बहुतों के पास होगा, नाइट्रोजन के पास भी होगा, सल्फर के पास भी होगा, तो ये सबको ही नेगेटिव कहां जाएंगे, ऑर्थो पैरा पे जाएंगे। और किसी को इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने, यहीं से लिया इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहीं से लिया इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव कहां बन रहा है, ऑर्थो पैरा पे। तो मैं लिख सकता हूं पूरी तरीके से एक लाइन कि प्लस M ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों बोला मैंने एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ओवरऑल, एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसका मतलब जो भी मेरे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां इंक्रीज करेंगे, ऑर्थो और पैरा पे। अच्छा, यहीं पर मान लीजिए मैं छोटा सा पॉइंट लेता कि मेरे पास एक प्लस M ना होकर एक माइनस M ग्रुप है, NO2 ले लिया मैंने। अब जब माइनस M ग्रुप है तो भैया इलेक्ट्रॉन से ऐसे होगा, क्योंकि भैया मुझे पता है कि माइनस M ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। तो जब वे विड्रॉ कर रहे होंगे तो क्या चार्ज पॉजिटिव आएगा, घूम के पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, घूम के पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करता, तो ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो फिर कहां ज्यादा होगी, तो बेटा इस मेटा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो बताओ डोनर पावर भी कहां से ज्यादा होगी, मेटा से। और जब मेटा से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो तुम सोचो अब मैं क्या लाइन बोल सकता हूं, मैं एक ये लाइन ऐड कर सकता हूं कि माइनस M ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मैं यहां पर एक लाइन लिख सकता हूं कि माइनस M ग्रुप्स जो होते हैं, मैं लिख सकता हूं कि माइनस M ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप तो कहने का मतलब हुआ कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, जिस दिन भी रिएक्शन में किसी इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना होगा,
किसी इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो उस टाइम मैं मैकेनिज्म नहीं करूंगा। उस टाइम मैं ये ध्यान रखूंगा कि यार ये तो माइनस एम है, अच्छा ये माइनस एम है, ये तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, मतलब ये मेटा पे जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा तो सोच के देखो कहां से उसे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, मेटा से। ये कहानी आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है कि मुझे इस NO2 पे, मान लीजिए आपको प्रूफ करना होता, इस NO2 से मैंने क्या किया कि भैया मुझे ऑर्थो पैरा पे जोड़ना है किसी को, ठीक है भाई तुम जोड़ लो ऑर्थो पैरा पे। लेकिन जब तुम ऑर्थो पैरा पे जोड़ोगे तो क्या तुम पाई बॉन्ड ये ब्रेक करना चाहोगे? तभी तो कोई इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे पाओगे तुम, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो पाएगा। अब सोचो जैसे ही तुमने ये काम किया, क्या पॉजिटिव NO2 के नीचे बन रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। और बेटा जब हाईली अनस्टेबल है तो ये काम नहीं होना चाहेगा, तुम कोई वो काम नहीं करना चाहोगे जिससे तुम बर्बाद हो जाओ, तुम कोई ऐसा काम कभी नहीं करना चाहोगे। तो बताओ क्या ऑर्थो पैरा से कभी अटैक होगा? नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कहां से अटैक होना चाहिए? मेटा पोजीशन से। क्यों? अब जब तुम मेटा से जोड़ोगे, मान लो तुमने मेटा से जोड़ा, तो यार मेटा से जोड़ने पर ध्यान से देखना बेटा, जब तुमने मेटा से जोड़ा ना बेटा, पॉजिटिव NO2 के नीचे आएगा ही नहीं। देखिएगा, अभी देखिएगा, आपने मेटा से जोड़ा तो बताओ पॉजिटिव कहां लगा? यहां पे। अब पॉजिटिव को रेजोनेंस कराओ, घूम के कहां जाएगा? यहां। घूम के कहां जाएगा? यहां। क्या इस केस में पॉजिटिव NO2 के जस्ट नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है। और जब NO2 के जस्ट नीचे जा ही नहीं रहा है तो मेरे भाई पॉजिटिव की स्टेबिलिटी इस कंडीशन में क्या होगी? इस कंडीशन में स्टेबल होगी। और जब स्टेबल होगी तो ऐसा इसने क्या किया जिससे ये स्टेबल हो गया? इसने मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो बेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है कि वो हमेशा क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब इसमें एक छोटा सा डाउट आता है हैलाइड में, जरा ध्यान से देखिएगा। इन केस ऑफ हैलाइड, अगर मैं हैलाइड की बात करूं कि बेटा हैलाइड में क्या होता है, तो जब मैं हैलाइड की बात करता हूं तो हैलाइड के पास तो सर लोन पेयर होते हैं, ठीक है भाई लोन पेयर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैलाइड का -I क्या होता है? इसके +M से ज्यादा होता है, ये हमने GOC में पढ़ा था। तो सर ये ओवरऑल डोनर तो नहीं हुए, ओवरऑल क्या हुए? विथड्रॉइंग ग्रुप ही है। और जब ओवरऑल विथड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है? ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है ये? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन अगर मैं इसमें रेजोनेंस की डायरेक्शन को देखूं, अगर मैं इसमें आयन के क्रिएशन को देखूं, तो आप मुझे बताओ यार लोन पेयर के थ्रू तो अभी भी रेजोनेंस ऐसा ही होगा, तो अभी भी नेगेटिव यही क्रिएट होगा, नेगेटिव रेजोनेंस करके यहां आएगा और फिर से कहां आएगा? यहां आएगा। तो जब नेगेटिव की पोजीशन ऑर्थो पैरा पे आ रही है तो बेटा किसी इलेक्ट्रोफाइल को वो कहां से जोड़ेगा? किसी इलेक्ट्रोफाइल को वो ऑर्थो पैरा से जोड़ेगा। तो एक ये केस जो आता है अपने मन में, ये थोड़ा अलग है कि हैलाइड्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब ये डीएक्टिवेटिंग तो होते हैं लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये पूछा जाता है बेटा एग्जाम में ये लाइन पूछी गई है। मतलब अब तुम ये जानने लग गए हो कि डोनेट कौन जल्दी करेगा, और तुम ये भी जानने लग गए हो कि अब डोनेट करने के बाद जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो कहां जुड़ेगा। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक एग्जांपल है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। एग्जांपल है मेरे पास कि मैंने यहां पर लिया है NH2। क्या ले लिया मैंने यहां पर? NH2। क्या NH2 +M है? बिल्कुल +M है सर, क्योंकि लोन पेयर है। अच्छा लोन पेयर है तो कहां से जुड़ेगा? ऑर्थो से भी जुड़ सकता है, पैरा से भी जुड़ सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा आता है। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक ब्रोमीन है, तो सर ब्रोमीन तो -I ग्रुप था, डीएक्टिवेटिंग था, लेकिन सर उसके पास लोन पेयर होते हैं। यही रीजन है कि वो ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है, इसलिए सर यहां पर भी कहां जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल? यहां जुड़ेगा। ऐसी सिचुएशन। लेकिन मान लो अगर मेरे पास एक से ज्यादा ग्रुप हो, एक मैंने लगा दिया Cl, एक मैंने लगा दिया मैथिल। यार Cl तो -I है, खींच रहा होगा, लेकिन ये तो दे रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन। तो मैं पहला पॉजिटिव जब बॉन्ड को तोड़ के बनाऊंगा ना, तो मैं Cl के पास नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो तो -I है, मैं बनाऊंगा CH3 के पास जो कि +H से उसको फायदा देगा। तो जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है
उसी के बिहाफ पे चीजें जुड़ती हैं। तो बताओ यहां CH3 के ऑर्थो पे जोड़ूंगा, पैरा ब्लॉक है, तो भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन आएगी, वो है ऑर्थो। मैं Cl के बिहाफ पे क्यों नहीं गया? क्योंकि Cl माइनस आई ग्रुप था। अगर सिर्फ Cl होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन है? CH3। तो किसके लिए करोगे? CH3 के लिए। मान लो यहां NH2 के साथ साथ CH3 होता तो भैया NH2 तो प्लस M है, रेजोनेंस से देगा, ज्यादा देगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन कम देता है। तो अभी भी मैं किससे जोड़ता? NH2 से ही जोड़ता। मेरे ख्याल से आप पूरी स्टोरी को समझ चुके हो कि रिएक्टिविटी कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। इन तीनों में रिएक्टिविटी निकालनी होती, इन दोनों में मान लो तो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये खींच रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ही रहेगा। इसका मतलब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो भी इंक्रीज करेगा वही ESR की रिएक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देगा। ये कहानी आती है यहां पे। तो बताओ मुझे इस क्वेश्चन में, अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे डायरेक्टिंग पोजीशन देखनी है कि कहां से इलेक्ट्रोफाइल कहां लगना चाहेगा। तो बताओ डायरेक्टिंग पोजीशन में OH के थ्रू कहां लगेगा? ऑर्थो और पैरा, क्योंकि क्या है ये? प्लस M है। क्या है ये? लोन पेयर है, प्लस M है। कहां लगेंगे? ऑर्थो और पैरा। यहां एक तरफ मैथिल है प्लस H, एक तरफ एथिल है प्लस H। ये है 2 अल्फा, ये है भाई सब 3 अल्फा। किसके रिस्पेक्ट में ऐड करूं? ऑर्थो। पैरा ब्लॉक है इसलिए कुछ और करूंगा नहीं। यहां देखो तो एक तरफ है NH2, एक तरफ है OH। कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है? NH2। तो किसके रिस्पेक्ट में जोड़ूं? NH2। तो NH2 के ऑर्थो पे जोड़ दिया। यहां CHO माइनस M है जो कि इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। बताओ पहला पॉजिटिव इसके रिस्पेक्ट में बनाऊं या इसके रिस्पेक्ट में? इसके, मतलब किसके ऑर्थो पे? इसके ऑर्थो पे जुड़ जाएगा। ये कहानी, जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है उसके रिस्पेक्ट में आप चीजों को ऐड कर दोगे। यहां तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रेजोनेंस के थ्रू, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो कौन सा हुआ? जस्ट कनेक्टेड है ये, तो इससे जस्ट कनेक्टेड ऑर्थो ये पोजीशन हो जाएगी। पैरा, ये मेटा हो गई, ये पैरा हो गई। ये लो, ये 2 पोजीशन टिक कर सकते हो। तो टिक करना है सिर्फ आपको। यहां देखो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आएगी? इस पे। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो कौन सी पोजीशन मिलेगी? ये वाली। इसको फिर से देखिए बेटा, क्योंकि मैं चाहता तो मैं यहां पर क्या करता भाई, OH ही प्लस M है, मैं पॉजिटिव यही बनाना चाहूंगा, क्योंकि भाई यहां से इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा तभी तो पॉजिटिव OH के नीचे आएगा, और OH के नीचे आएगा तभी तो उसका प्लस M मिलेगा, तभी तो रेजोनेंस मिलेगा। अब बताओ यहां जुड़ना सही है कि नहीं? ये JEE मेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ कि बताओ कहां पे जुड़ता है। ये बीटा नेफ्थेनॉल है तो इसके अल्फा पोजीशन पे जुड़ता है। कहां जुड़ता है? अल्फा पोजीशन पे। इसी साल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आता है। अब मैं आपको बताता हूं रिएक्टिविटी ऑर्डर, जरा ध्यान से देखना। जरा 1-2 क्वेश्चन और है डायरेक्टिंग वाले, देख लो यार। ये जो है ये रिंग नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट की जा रही है, ये रिंग ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट की जा रही है। कौन सी रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगी? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसके ऑर्थो और पैरा पे जोड़ देंगे। यहां देखा तो भैया ये तो खींच रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। तो बताओ किसके पैरा पे? इसके ऑर्थो और पैरा पे। मैं इस रिंग पे क्यों नहीं गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करवा रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन खाली हो गए तो ये रिंग कहां से डोनेट करेगी भाई? डोनेट ही नहीं कर पाएगी। इसका मतलब कौन है जो डोनेट करेगी? ये वाली रिंग। इसीलिए किसके ऑर्थो पैरा पे? इसके ऑर्थो पैरा पे चीजें क्या हो जाएंगी? सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। ये कहानी फंसती है। अब यहां क्या होता है, यहां पर कुछ चीजें कभी कभी नोटिस करना। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को डिजाइन बहुत अच्छे से करते हैं ये लोग। डिजाइन करने का मेथड क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास रिंग है, अब मैं रिंग में इसको रिंग ना बनाकर फेनिल लिख दूं। अब रिंग को मैं फेनिल लिख देंगे, अब यार फेनिल पहचान में नहीं आता कि ये बेंजीन है, लेकिन जब एक बार पहचानने लग जाओगे तो फिर गलती नहीं होगी आपसे। चलिए अगला देखें। यार इस वाली रिंग में देखा तो ये कहीं ना कहीं माइनस M से विड्रॉ कर रहा है। अच्छा, इस वाली रिंग में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। अबे जब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग की ज्यादा है? इस रिंग की। इसका मतलब इसका ऑर्थो और पैरा क्या होगा? सबसे बेस्ट हो जाएगा। यहां देखिए ये NO2 तो भैया माइनस M है, और माइनस M तो भैया मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो कुछ सोचना ही नहीं है। ये रहा मेटा, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन। अब मुझे बताइए, ये 11 के 11 क्वेश्चन आपको 11 अलग अलग कॉन्सेप्ट को सिखा के जा रहे हैं बेटा। तो प्रैक्टिस तो मान लीजिए आपकी जोरदार हो रही है, एक तरफा प्रैक्टिस कर रहे हो आप। आपने अगर ध्यान देके पढ़ दिया ना तो प्रैक्टिस सेशन से ही आप काफी कुछ सीख जाओगे, ये मान लो आप, ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट अपना आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ESR। क्या पढ़ा था मैंने, क्या बताया था मैंने सिंपल सी एक बात बताई थी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी
इलेक्ट्रॉन डोनेट वही ज्यादा करेगा। अब पहचाने कैसे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? तो भाई बेंजीन है, तीन तीन बेंजीन है, दो बेंजीन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे जाएगी? इस पे। इधर से भी दे रहा होगा, इधर से भी दे रहा होगा। तो सबसे भयंकर कौन हुआ? बी, फिर कौन हुआ? सी, फिर कौन हुआ? ए। यहां देखो यार, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ज्यादा बढ़ा रहा होगा? तो भैया ये तो प्लस एच से बढ़ा रहा है, ये प्लस एम से बढ़ा रहा है, ये भी माइनस आई से घटा रहा है, और ये प्लस एम से बढ़ा रहा है। कौन है जो बर्बाद कर रहा है? वो है सी। ये तीन ऑप्शन तो बढ़िया हो रहे हैं। अब इनमें सबसे बढ़िया कौन है? तो पता लगा सबसे बढ़िया है डी, फिर है बी, फिर है ए, फिर है सी। क्योंकि सबसे पहले आता है रेजोनेंस, देन हाइपर, देन इंडक्टिव। सी ऑप्शन तो बर्बाद कर रहा है उसे विड्रॉ करके भाई, लेकिन बाकी सब सही कर रहा है। यहां देखो यार, यहां देखा मैंने तो बेंजीन डेरिवेटिव में ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां देखा तो ये भी खींच रहा है, लेकिन इसकी कमी को ये लोन पेयर भी तो पूरा कर रहा है, तो ये उतना ज्यादा तो खींचना नहीं चाहेगा। सुनना बड़ा ध्यान से सुनना, ये जो कार्बोनिल है ये पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा होगा। सही कह रहा हूं? जब पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा होगा तो सोचो क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसकी कमी को कोई और पूरा नहीं कर रहा है, तभी तो खींच रहा है। इसकी कमी को ये भी तो पूरा कर रहा है, तो क्या ये ज्यादा खींचेगा या कम खींचेगा? कम खींचेगा। अच्छा यहां देखा, ये भाई साहब तो रिंग को डोनेट कर रहे हैं, इनको दिक्कत ही ना है। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट हो रहा है। सबसे ज्यादा डोनेशन तो सी और डी में हो रहा है, कंफर्म है। तो सी और डी तो पहले आएंगे, तो पता लगा सी और डी में पहले कौन आएगा? तो पहले सी आएगा फिर डी आएगा, क्योंकि वो रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। यार इन दोनों में कौन कम खींच रहा होगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा खाली नहीं कर रहा होगा, वही तो सबसे बेस्ट होना चाहिए, वही उठा के दे देगा उसको। यार ये बी ऑप्शन जो है ना, ये उतना नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कमी को कौन पूरा कर रहा है? ये भी कर रहा है, तो रिंग से उतना इलेक्ट्रॉन खींचना नहीं चाहेगा, इसीलिए यहां पर बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। ये क्वेश्चन देखिए आप, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है। 3 अल्फा है, 2 अल्फा है, 1 अल्फा है, 0 अल्फा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन करेगा? द आंसर गोज टू ए, बी, सी एंड डी। ये बात आती है किसकी? ये बात आती है पूरे पूरे ESR के टाइप ऑफ रिएक्शन की। जब ESR टाइप ऑफ रिएक्शन अपना पूरा हो जाता है ना, तो क्लियरली समझ में आता है कि ESR में अपन करते क्या है। बात समझ में आ गई? तो हमने पूरे ESR की रिएक्टिविटी को बहुत अच्छे से सीख लिया, और जब बहुत ही अच्छे से सीख लिया तो ये समझ लीजिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अब आपको क्लियरली समझ में आ गया। इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं? 2 टाइप के। पहला, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ रहा है तो भैया कौन जल्दी जोड़ रहा है? दूसरा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो वो कहां जुड़ रहा है? ये टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है ना, इन्हें क्लियर करना होता है। इन्हें क्लियर कर लिया, काम क्लियर है एकदम। तो इस तरीके से अपन ने 2 टाइप ऑफ रिएक्शन को पूरी तरीके से समझा, EAR एंड ESR। NSR और NAR अपन नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करेंगे, और वो पूरी तरीके से डीप में जाते हुए ऐसे ही एग्जांपल्स के साथ पूरी तरीके से सीखेंगे। तो आज के लिए अपन यहीं पर चीजों को एंड करते हैं, और आप हाइड्रोकार्बन के लेक्चर 1 को बहुत प्रॉपर वे में देखिएगा बेटा। प्रैक्टिस पूरी तरीके से शिद्दत से करिएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। थैंक यू बच्चों।